हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसका वन शॉट। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट्स के अंदर दो चीज़ें मुझे बता दो। पहला, क्या मेरी आवाज़ एकदम परफेक्ट सुनाई दे रही है? आवाज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। और दूसरा, क्या क्लास एकदम परफेक्ट दिखाई दे रही है? ये दो चीज़ें मुझे फटाफट से कंफर्म कर दो। आवाज़ एकदम परफेक्ट, क्लास एकदम परफेक्ट, राइट। मैं आपके सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ऑल दो प्रीमियर के अंदर भी। तो जब भी लगे कोई दिक्कत है मुझे बता दिया करो, मैं आपको इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ क्लास अवेलेबल करवा दूंगा, राइट। दिस इज और वेबसाइट। जो बच्चे अभी भी डिसऑर्गेनाइज्ड पढ़ रहे हैं, भाई सच बता रहा हूं मैं, नीट का एग्जाम और जेई मेंस का एग्जाम जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टडी डिमांड करता है। तो आप लोग इधर उधर भटकते रहोगे, ठीक है, कभी यहाँ कभी वहाँ, आपका कभी भी नीट और जेई के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग रैंडमली इधर उधर बिखरे हुए यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स देखने के बजाय मेरी वेबसाइट विजिट करें। और इस वेबसाइट के ऊपर स्पेशली हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बनाया गया मिरेकल सीरीज कोर्स आपको मिल जाएगा। और मैं आपको दावा कर सकता हूं कि इस तरीके का कोर्स जो है वो शायद ही अवेलेबल होगा हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। इस कोर्स के अंदर हम लोग चैप्टर को सबसे पहले वन शॉट फिनिश करते हैं, ठीक है। तो वन शॉट तो सर बहुत बड़ा होता होगा, मतलब हम देखते हैं यूट्यूब के ऊपर लोग 8-8 9-9 घंटे पढ़ाते हैं वन शॉट के नाम पे। नहीं, यहां पर आजाद स्टाइल के अंदर आप सिर्फ 2 घंटे के अंदर मेरे साथ में पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करोगे। और फिर उसके बाद में होंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन। तो डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस आपको मिलेंगे, 2 या 3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस। टारगेट हमारा रहता है कि उस चैप्टर के ऊपर जितने भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाए और अच्छे क्वेश्चंस आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करवाए जाए, राइट। तो ये बहुत सिंपल अप्रोच आपको नजर आ रही होगी, बट ये इतनी पावरफुल है कि मात्र 45 दिन के अंदर, सिर्फ 45 दिनों के अंदर आप अगर लग के पढ़ाई करोगे, मिरेकल सीरीज का यूज करोगे, तो आप 1200 से 1500 क्वेश्चंस मेरे साथ में सॉल्व करते हुए पूरा का पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, राइट। मतलब अभी आप जीरो लेवल पर हो तो अभी भी आपके पास में इतना टाइम अवेलेबल है, आप उतनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो जितनी शायद किसी बच्चे ने साल भर पढ़ के करी। दिस इज द मिरेकल ऑफ दिस सीरीज, राइट। फिलहाल के लिए तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी कॉपी, अपना पेन, अपना दिमाग फटाफट से तैयार कर लें, कमेंट्स के अंदर टाइप कर दें #फिजिक्समैन और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि खुद पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर आप कार्य के बारे में पढ़ोगे, ऊर्जा के बारे में पढ़ोगे, शक्ति के बारे में पढ़ोगे, जो कि आपके हर चैप्टर के अंदर काम आने वाला है पूरी 11th और 12th की फिजिक्स के अंदर, राइट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो कार्य को एक अदिश गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे मान लो ये एक वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु के ऊपर आप कुछ बल लगा रहे हो, ठीक है। तो सर हमने इस वस्तु के ऊपर बल लगाया, मान लो सर बल हम इस दिशा के अंदर लगा रहे हैं, तो ये जो बल है ये एक बार के लिए हो गया आपका F, ठीक है। अब सर ये जो बल हमने लगाया, और भी बल लग रहे हैं, बट चलो सारे के सारे जो बल लग रहे हैं उनके अधीन ये जो ब्लॉक है ये गति करते 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 यहां पर आ गया। मतलब यहां से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो विस्थापन है वो यहां तक हो चुका है, ठीक है। तो सर इस विस्थापन के दौरान बल F के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, राइट। तो बल F के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा ये आप लोगों को परिभाषित करना है, ठीक है। तो किसी भी बल के द्वारा किया गया कार्य जो है वो हम अदिश गुणनफल के रूप में परिभाषित करते हैं, W से प्रदर्शित किया जाता है। अदिश गुणनफल ऑफ बल एवं विस्थापन, ये मैंने आपको सदिश के अंदर भी बताया था, ठीक है। और सर अदिश गुणनफल को जब खोला जाता है तो कौन यूज होता है, कॉस, F इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, इसको लिखा जा सकता है। यहां पर थीटा क्या है कि सर बल और विस्थापन की दिशा के बीच का जो कोण है वो है थीटा। सर अगर हमें बल और विस्थापन
कार्तीय निर्देशांक पद्धति में दिए जाएं, बल दिया जाए हमें x घटक गुणा i कैप, y घटक गुणा j कैप और z घटक गुणा k कैप, और सर विस्थापन हमें दिया जाए x घटक गुणा i कैप, y घटक गुणा j कैप और z घटक गुणा k कैप, तो फिर सर हम कार्य कैसे निकालेंगे? तो फिर कार्य निकालने के लिए अदिश गुणनफल और सदिशों का अदिश गुणनफल करना तो सर आपने बहुत अच्छे से सिखाया था। हम गुणांकों का गुणा कर देंगे, तो x घटक को विस्थापन के x घटक से, बल के y घटक को विस्थापन के y घटक से और बल के z घटक को विस्थापन के z घटक से गुणा कर देंगे और इस तरीके से हम लोग कार्य निकाल लेंगे। तो ये हुआ हमारा कार्य निकालने का आसान सा तरीका। ठीक है, कुछ बातें आपको डायरेक्ट भी याद रख लेनी है। कौन कौन सी बातें ध्यान रख लेनी है कि मान लो आपका बल जो है वो विस्थापन के लंबवत हो, ठीक है, तो फिर उस बल के द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि सर लंबवत होने का मतलब है थीटा 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मान हमेशा कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, दूसरा, तो ये पहला हथियार हो गया। दूसरा हथियार, अगर मान लो सर थीटा 90 डिग्री से छोटा हो, इसका मतलब कॉस थीटा धनात्मक होगा, इसका मतलब बल के द्वारा किया गया कार्य जो है वो भी क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। और सर तीसरी चीज कि अगर मान लो थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो तो फिर कॉस थीटा ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब बल के द्वारा किया गया कार्य भी ऋणात्मक हो जाएगा। राइट। चौथी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये एक अदिश राशि है, क्योंकि इसको अदिश गुणनफल के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, परिभाषित किया गया है। ठीक है, और पांचवी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसकी जो SI यूनिट है, तो वैसे तो न्यूटन इनटू मीटर होनी चाहिए थी, बट इसका नाम हमने रख दिया जूल, तो J से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। राइट। और इसका जो विमीय सूत्र है वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ताकि विमा वाला चैप्टर जो है वो भी आपका स्ट्रांग होता जाए। तो ये हो जाता है m1 गुणा L1 गुणा T माइनस m1 L2 T माइनस 2। भाई बल का मतलब होता है m1 L1 T माइनस 2, उसको आपने एक और बार विस्थापन से गुणा कर दिया, लंबाई से गुणा कर दिया, तो m1 L2 T माइनस 2 ये आपका हो जाएगा यहां पर विमीय सूत्र। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बारीक चीजें हैं, आप लोगों को सारी की सारी ध्यान में रखनी है। तो कार्य को कैसे परिभाषित करते हैं सर, डन हो चुका है। ठीक है, अब एक सेकंड, ये क्या आ गया? ये बीच में एक पेज ऐसे आ गया एक्स्ट्रा। अब सर ये तो जो बल था ना, ये नियत बल था, बदल नहीं रहा था, ना तो दिशा बदल रही थी ना परिमाण बदल रहा था। अगर मान लो बल परिवर्ती हो तो हम क्या करेंगे? तो फिर हम क्या करेंगे सर, हमारा जो विस्थापन है ना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेंगे। हर छोटा टुकड़ा इतना छोटा होगा कि बल उस पर परिवर्ती ना हो, छोटे से छोटा ले सकते हो आप। फिर हर छोटे विस्थापन पर कार्य की गणना करके हम सभी कार्यों का योग कर देंगे, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है, हमें बीजगणितीय योग करना है। और इस प्रकार का जो योग है वो कहलाता है समाकलन। तो जब भी परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है तो हमें समाकलन का उपयोग करना है, हमें समाकलन का उपयोग करना है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, मतलब आपका जो कार्य होगा वो हो जाएगा बल गुणा छोटा छोटा विस्थापन dx, और इसका आप जो भी आपकी इनिशियल पोजीशन है वहां से लेके फाइनल पोजीशन तक आप क्या कर सकते हो, इसका समाकलन कर सकते हो। ठीक है। अच्छा सर, जरूरी थोड़ी ना कि विस्थापन x दिशा में हो, किसी भी दिशा में हो सकता है। तो ऐसा उदाहरण भी आपको दिया जा सकता है कि जो बल है वो आपको दिया गया है 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आई कैप प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाय जे कैप प्लस 3z स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय के कैप। ये आपको बल दे रखा है और आपको कहा गया है कि बताओ एक बिंदु, इसका एड्रेस है 1,0,1 से लेके दूसरे बिंदु, इसका भी एड्रेस आपको दे रखा है 2,2,0 तक विस्थापन अगर करवाना है, ठीक है ना, इस बल के अधीन, तो विस्थापन में बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? बताओ, बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? ये आप लोगों को यहां पर
बताना है। अब ऐसे सवाल को देखकर बच्चे क्या है, अक्सर डर जाते हैं। अरे डरने की क्या बात है यार, देखो हमारा जो विस्थापन है, ठीक है, तो सर विस्थापन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना था। तो यहां पर भी सर हमारा जो कुल विस्थापन होगा ना dr, उसके 3 घटक माने जा सकते हैं। एक x दिशा वाला घटक होगा dx i कैप, एक y दिशा वाला घटक होगा dy j कैप, और एक z दिशा वाला घटक होगा dz k कैप। और बल तो हमें दे ही रखा है सर आई कैप जे कैप के कैप के रूप में। तो जो कार्य होगा वो हो जाएगा बल, और जो विस्थापन हो रहा है डी आर, उसका प्रारंभिक तो आर आई से लेके आर एफ तक हमें क्या करना है, समाकलन। अब सर जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना तो हमें 3 पद मिलेंगे। तो एक पद मिलेगा 3x² गुणा dx, एक पद मिलेगा 2y गुणा dy, और एक पद मिलेगा 3z² गुणा dz। तो इसका हम सिर्फ और सिर्फ x के रूप में समाकलन करेंगे। तो x कहां से कहां जा रहा है सर, 1 से लेके 2 तक जा रहा है। इसका जो समाकलन है वो हम सिर्फ y के रूप में करेंगे, जो कि 0 से लेके 2 तक जा रहा है। और इसका समाकलन हम सिर्फ और सिर्फ z के रूप में करेंगे, जो कि 1 से लेके 0 तक जा रहा है। और अब देखो कितना आसान हो गया काम हमारे लिए। अगर आप इसको हल करोगे तो आप देखोगे, ठीक है, तो यहां से मैं ऊपर ले जाता हूं इसको। तो सर कार्य जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 3x²। तो x² का अवकलन क्या होता है, घात बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई घात से डिवाइड करोगे तो x³ डिवाइडेड बाय 3 होता है। 3 से 3 कट जाएगा तो सीधा सीधा क्या बचेगा सर, x³ बचेगा। लिमिट कहां से कहां लगानी है सर, 1 से लेके 2 तक लगानी है। 2y, तो सर 2y, 2 तो कांस्टेंट है, y इसका अगर समाकलन करोगे तो होता है y² बटे 2। तो बटे 2 से पहले से जो 2 रखा हुआ है वो कट जाएगा, तो सीधा सीधा क्या बचेगा सर, y² बचेगा। इसकी लिमिट लगानी है हमें 0 से लेके 2 तक। और इसी प्रकार से z के लिए क्या लिख सकते हो, तो 3 कांस्टेंट है, z² का समाकलन हो जाएगा z³ डिवाइडेड बाय 3। तो डिवाइडेड बाय 3 तो कट जाएगा, सीधा सीधा क्या रह जाएगा, z³ रह जाएगा। लिमिट आपको लगानी है कहां से लेके कहां तक, तो इसको मैं थोड़ा सा खिसका लेता हूं, ठीक है। लिमिट आपको लगानी है 1 से लेके 0 तक, ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर ले चलते हैं। तो सर अब जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, तो x के अंदर पहले 2 रखते हैं, तो 2 का क्यूब हो गया 8, माइनस 1 का क्यूब हो गया 1। 8 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। प्लस y में 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो 4 माइनस 0 करोगे तो सीधा सीधा 4 आ जाएगा। और z में पहले 0 रखेंगे तो 0, फिर माइनस 1 का क्यूब रखेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। तो 7 और 4 11, 11 में से 1 चले गए तो कितना बचेगा, 10। तो 10 जूल कार्य हमें करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 10 जूल ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर परिवर्ती बल है तो हम सीधा सीधा समाकलन का उपयोग कर सकते हैं। और मैंने आपको डायरेक्ट एक ऐसा क्वेश्चन करवा दिया जिसमें तीनों चीजें आ गई, x के सापेक्ष भी कर सकते हो, y के सापेक्ष भी कर सकते हो, और z के सापेक्ष भी समाकलन कर सकते हो। अच्छा सर, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि x वाला पद और y वाला पद अलग ना हो पाए, तब आप क्या करोगे, ठीक है ना। एक स्पेशल क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, तो इससे कुछ मोटी चीज आपको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। तो एक बहुत प्यारा उदाहरण मैं आपको करवाता हूं, कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो फिर वो बहुत प्यारा क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको जो बल है वो एक विशेष प्रकार का दे रखा है। भाई पिछली बार जो बल लिया था उसका x घटक सिर्फ x पर निर्भर कर रहा था, y घटक सिर्फ y पर निर्भर कर रहा था, और z घटक सिर्फ z पर निर्भर कर रहा था, राइट। यहां पर थोड़ा मामला अलग है। यहां पर x घटक जो है वो y² गुणा x गुणा i कैप है, दोनों पर निर्भर कर रहे हैं। और जो y घटक है वो x² गुणा y गुणा j कैप, दोनों पर निर्भर कर रहे हैं, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि बताओ 1, 1, कहां से 1, 2 से लेके 3, 4 तक, ठीक है। तो फाइंड वर्क, आपको कार्य फाइंड आउट करना है फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट 1, 1 से लेके 3, 4 तक। इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये आप लोगों से पूछा गया, ठीक है सर। सर हम तो आपने जो अभी टेक्निक बताई थी उसी का यूज करेंगे। हम जो विस्थापन है डी आर उसके 2 घटक ले लेंगे,
एक तो डी एक्स आई कैप और एक डी वाई जे कैप। हमें z घटक लेना ही नहीं है क्योंकि z पर निर्भर कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो दो घटक हम लोगों ने ले लिए। तो सर जो डी डब्ल्यू होगा, छोटा सा कार्य होगा, वो हो जाएगा एफ डॉट डी आर, और डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर गुणा एक्स गुणा डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर गुणा वाई गुणा डी वाई, ये आ जाएगा। अब सर अगर हमें कुल कार्य निकालना है तो फिर हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर गुणा एक्स गुणा डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर गुणा वाई गुणा डी वाई, इसका हमें समाकलन करना पड़ेगा। अब सर यहां पे तो सारी चीजें मिक्स हो गई। ठीक है, हम ना तो x के रूप में अकेले समाकलन कर पा रहे हैं, ना ही y के रूप में अकेले समाकलन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कहां से कहां तक करना है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, यहां से लेके x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, यहां तक हमें समाकलन करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको तिकड़म लगाना पड़ेगा, आपको ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है ना ये बनानी पड़ेगी। तो अगर आप गौर से देखोगे, और हमेशा ऐसा कुछ बनता हुआ नजर आएगा आपको कि अगर सर हम डिफरेंशिएशन करें किसका, एक्स स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर का, किसके सापेक्ष, मान लो टी के सापेक्ष करें, मान लो किसी जनरल टी के सापेक्ष करें, तो सर यहां पर तो प्रोडक्ट रूल लागू होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, वाई स्क्वायर को बैठा के रखेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टाइम के सापेक्ष, तो dx डिवाइडेड बाय dt आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर को बैठा के रखा, एक्स स्क्वायर का हमने क्या कर दिया, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। इसी प्रकार से सर हम क्या करेंगे, हम अब की बार एक्स स्क्वायर को बिठा के रखेंगे, वाई स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y गुणा डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी, तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी। तो आपने नोटिस किया डी टी तो तीनों जगह पर कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया। तो कुल मिला के जो आपको चाहिए वो चीज मिल गई कि वाई स्क्वायर गुणा एक्स गुणा डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर गुणा वाई गुणा डी वाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल हो जाएगा सर। यानी कि ये जो पूरा का पूरा हम समाकलन कर रहे हैं, इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, हम लोग रख सकते हैं समाकलन ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अब हमारा x जो है वो 1 है, y जो है वो 1 है, और x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 तक हमें क्या करना है, समाकलन। और सर जब भी d ऑफ x का समाकलन किया जाता है तो d हट जाता है और अंदर जो x होता है वो बचा हुआ रह जाता है। तो यहां पर भी सर d हट जाएगा और सिर्फ क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। x की वैल्यू हो सकती है 1, y की वैल्यू हो सकती है 1, x की वैल्यू हो सकती है 3 और y की वैल्यू हो सकती है 4। तो चलो पहले अपर लिमिट रखते हैं। तो जब x की जगह 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस x की जगह रखोगे 1 का स्क्वायर गुणा 1 का स्क्वायर। तो यहां से जब हल करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 गुणा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1, और जब इसको हल करोगे तो 144 में से 1 चला जाएगा तो 143 जूल, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ये आप आसानी से निकाल सकते आया। अच्छा डिवाइडेड बाय 2 भी था यार, है ना, डिवाइडेड बाय 2 भी था, तो 1/2 भी आपको लेना है यहां पर, तो 1/2 हो गया, ठीक है, गुणा 1/2 हो गया, गुणा 1/2, और इसको भी आपको गुणा करना है 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 70, 7 बार गया 1.5 जूल, ये हो जाएगा आपका आंसर 71.5 जूल। ठीक है भाई, कर लोगे, ठीक है, आ जाएगा सबका, बताओ मुझे फटाफट से, जल्दी से। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी?
ठीक है भाई, आया सबको समझ में? ठीक, तो ये एक स्पेशल उदाहरण हो गया जो कि आपको एक स्पेशल टेक्निक सिखा रहा है। तो बहुत रेयरली कभी ऐसा क्वेश्चन आता है नीट और जेईई मेंस के लेवल पर, बट जब आता है तब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, बस ऐसे केस में आपको क्या करना है, दोनों को मिला के, दोनों के प्रोडक्ट के रूप में आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनते हुए नजर आएगी, उसका आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? कई लोग क्या करते हैं, यहां पर भी रटवाने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट ऐसे याद रख लोगे, ऐसे पावर बढ़ा देंगे, ये कर देंगे। बट उसकी बजाय मैं चाहूंगा कि आप लोग एक आध क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उन्हीं को प्रैक्टिस करो, तो उनसे आपको जो मेन चीज है वो पकड़ में आ जाएगी। मेन चीज जो है वो पकड़ में आ जाएगी। ठीक है ना भाई? आप वैसे दिमाग लगाओ तो सर ये जो एक्स डी एक्स है, ठीक है, ये पक्का एक्स स्क्वायर के अवकलन से आएगा। भाई एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x dx। और सर ये जो y dy है, ये किसके अवकलन से आएगा? y स्क्वायर के अवकलन से आएगा। तो आप वैसे दिमाग लगाओ तो यहां पर y स्क्वायर है, यहां पर x स्क्वायर का अवकलन आ गया, यहां पर x स्क्वायर है, यहां पर y स्क्वायर का अवकलन आ गया। मतलब जो इधर कांस्टेंट है उसका अवकलन यहां पर, और जो इधर कांस्टेंट है उसका अवकलन यहां पर। तो डायरेक्ट भी दिमाग लगाया जा सकता है कि यार ये तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अवकलन के रूप में लिखा जा सकता है। तो ऐसे थोड़ा हिंट मिल जाएगा, लिखने की कोशिश करोगे आप आसानी से पकड़ सकते हो इसको। ठीक है ना? तो रटना नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई मैंने स्पेशल चीज बता दी हो कि जिसको आप रटने बैठ जाओ कि इसके बिना तो आपका एग्जाम निकलेगा ही नहीं। बहुत रेयरली पूछा जाता है, बट अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर बनाया जा सकता है। ठीक है भाई, चलो यहां से आगे चलते हैं। अब बात करते हैं संवेग और गतिज ऊर्जा। तो ऊर्जा का मतलब क्या होता है? ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। भाई ऊर्जा का इन जनरल मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। अब कार्य करने की क्षमता का मतलब क्या हुआ? सर कार्य करने की क्षमता का मतलब हुआ कि हमारे पास में इतना दम आ जाए कि हम किसी वस्तु को विस्थापन करवा सके। तो अगर किसी वस्तु को विस्थापन करवाना है तो आप भागते 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 जाके उस वस्तु से टकरा सकते हो, वो वस्तु विस्थापन हो जाएगी। ठीक है ना? तो सर भागने से भी हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता आ जाती है। मतलब गति करती हुई वस्तु में एक इंट्रिंसिक, यानी कि पहले से मौजूद कार्य करने की क्षमता होती है, जिसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना? तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा हम यहां पर परिभाषित कर रहे हैं, जिसका नाम है गतिज ऊर्जा। या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हो कि मान लो सर कोई वस्तु गति कर रही है, द्रव्यमान m है, वेग v है, गति कर रही है। अब आप पता लगाना चाहते हो कि उसके अंदर कितनी ऊर्जा मौजूद है, तो आपको उसको गति करती हुई वस्तु को विराम अवस्था में लाना है। तो गति करती हुई वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए आपको जो कार्य करना पड़ेगा, उतनी उस वस्तु के अंदर गति की वजह से ऊर्जा रही होगी। दैट इज कॉल्ड गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा जब आप निकालने की कोशिश करते हो एक वस्तु की, तो एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और जो v वेग से गति कर रही है, उसकी गतिज ऊर्जा निकल के आती है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है? डेरिवेशन में हमें नहीं जाना एक बार के लिए, डायरेक्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। सर इसको संवेग के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है संवेग का स्क्वायर बटे 2 गुणा m। ठीक है? यानी कि आप चाहो तो संवेग को भी गतिज ऊर्जा के रूप में लिख सकते हो। तो संवेग जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय गतिज ऊर्जा, जिसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है, शॉर्ट में अपन लिखते हैं के। तो बहुत सारे सवाल बनते हैं, जैसे कई बार क्या होता है, हमें सवाल नंबर 1, हमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन दिया जाता है। ठीक है? कि सर गतिज ऊर्जा में डेल्टा के ई इतना प्रतिशत परिवर्तन दिया गया है, तो 2%, 4% ऐसे आपको प्रतिशत परिवर्तन दिया जाता है, राइट? और आपको संवेग में परिवर्तन पूछा जाता है, संवेग में परिवर्तन पूछा जाता है। बहुत कॉमन है ये क्वेश्चन, है ना? तो ये आपको पूछा जाता है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? तो ऐसे केस में यदि केस नंबर 1 तो क्या बनेगा कि यदि जो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये लेस देन 5% है, मतलब बहुत छोटा चेंज है, तब तो आप डायरेक्ट एरर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। आप देखोगे कि सर संवेग जो है ना वो गतिज ऊर्जा की आधी पावर के समानुपाती है। इसका मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि सर संवेग में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा आपका
संवेग में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा ना, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, प्रतिशत परिवर्तन इन काइनेटिक एनर्जी। प्रतिशत डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, तो यदि प्रतिशत परिवर्तन इन काइनेटिक एनर्जी लेस देन 5% है, तो प्रतिशत परिवर्तन इन संवेग जो होगा वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कितना हो जाएगा, तो पावर हो जाएगी आधी, क्योंकि आधी पावर के समानुपाती है, गुणा प्रतिशत परिवर्तन इन काइनेटिक एनर्जी। तो एक तो आप ये ध्यान रख सकते हो। दूसरा केस कि सर मान लो यदि प्रतिशत परिवर्तन इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो बड़ा है, लार्ज है। अब लार्ज का मतलब कितना बड़ा, तो 5% 10% तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा प्रतिशत परिवर्तन दे रखा है, तो फिर आपको प्रतिशत परिवर्तन इन संवेग कैसे निकालना है, तो फिर आपको प्रतिशत परिवर्तन इन संवेग जो है वो कैसे निकालना है, तो रूट ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस रूट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये तो हुआ परिवर्तन संवेग में, डिवाइडेड बाय प्रारंभिक संवेग था रूट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इसको आपको 100 से गुणा कर देना है, ठीक है। और यहां पर आप प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को 100 मान सकते हो, तो आपका सवाल जो है वो और ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कहा आपको, उदाहरण के तौर पर मैंने कहा कि प्रतिशत परिवर्तन इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो 100% है। मान लो 100% आपने गतिज ऊर्जा को बदल दिया, तो बताओ प्रतिशत परिवर्तन इन संवेग कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को कितना मान लोगे, 100 मान लोगे। अब 100 में 100% परिवर्तन कर दिया, तो आपकी अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, सर 200 हो जाएगी। भाई 100 तो थी, 100% और बढ़ गई, ठीक है। यानी कि प्रतिशत परिवर्तन इन संवेग कितना हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिखोगे रूट ऑफ 200 माइनस रूट ऑफ 100 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो रूट ऑफ 100 तो कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचेगा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 गुणा 100। तो √2 माइनस 1 का मतलब होता है 1.41 माइनस 1, मतलब 0.41 बचेंगे, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 41.4% आपके संवेग में परिवर्तन आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका एक उल्टा केस भी बनता है ना, वो भी मैं आपको करवा देता हूं कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि यदि संवेग में परिवर्तन दिया हुआ हो, कई बार क्या होता है संवेग में परिवर्तन आपको दिया जाता है, ठीक है, यानी कि प्रतिशत परिवर्तन इन संवेग दिया जाता है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या जाता है, गतिज ऊर्जा में काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन पूछा जाता है। तो सर यहां पर भी फंडा तो वही लगेगा, वही दो केसेस बन जाएंगे यहां पर। एक बनेगा हमारा केस नंबर 1 कि यदि प्रतिशत परिवर्तन इन संवेग लेस देन 5% हो, छोटा हो, 5-10% तक को, ठीक है ना, मतलब ऐसे 5 को फिक्स मत मान लेना, 10% तक भी आपका काम चल जाएगा। तो सर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो प्रतिशत चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो गतिज ऊर्जा संवेग के वर्ग के समानुपाती होती है, तो वर्ग का मतलब पावर 2 आ जाएगी आगे, गुणा प्रतिशत परिवर्तन इन संवेग। और केस नंबर 2, मान लो आपका संवेग में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो लार्ज है, बहुत बड़ा परिवर्तन दे रखा है, तो फिर आपको जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो लगाना है, प्रतिशत परिवर्तन इन गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा जो है वो संवेग के वर्ग के समानुपाती होती है, तो अंतिम संवेग का वर्ग माइनस प्रारंभिक संवेग का वर्ग डिवाइडेड बाय प्रारंभिक संवेग का वर्ग गुणा 100। इसका यूज करके आप आसानी से प्रतिशत चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। तो ये एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन बनता है जो कि आप लोगों से पूछा जाता है। एक लास्ट केस और बता देता हूं कि यदि मान लो यदि किन्हीं दो वस्तुओं का, यदि दो
वस्तुओं का, यदि दो वस्तुओं का वेग समान हो, ठीक है, अगर वेग समान हो तब तो उनकी जो गतिज ऊर्जाओं का अनुपात है, तो पहली वस्तु की गतिज ऊर्जा और दूसरी वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो अगर वेग समान है तो हाफ एम वी स्क्वायर वाला कॉन्टेक्स्ट यूज हुआ है, तो सर गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के समानुपाती हो जाएगी, मतलब सीधा सीधा m1 बटा m2 हमें मिलेगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा कह दिया जाए कि दो वस्तुएं हैं, ठीक है, और उनका वेग नहीं, उनका संवेग जो है वो समान है, संवेग जो है वो समान है, तब ध्यान रखना बेटा, अगर संवेग का कॉन्टेक्स्ट यूज हुआ है तो सर अगर संवेग समान है तो संवेग का स्क्वायर बटे 2 गुना द्रव्यमान होता है, तो संवेग के कॉन्टेक्स्ट में द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होती है गतिज ऊर्जा, तो यहां पर अनुपात उल्टा हो जाएगा, m2 डिवाइडेड बाय m1 हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और ये तो खैर बहुत जगह काम आता है, हमने पहले ही बहुत जगह इसको यूज किया हुआ है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आ रहा है हमारा मेन हथियार, दैट इज कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब सर ये कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है? तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है कि मान लो किसी वस्तु के ऊपर बहुत सारे बल लग रहे हैं, ठीक है, तो कुछ बल जो हैं वो संरक्षी बल हैं, तो संरक्षी बलों को अंग्रेजी में बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। सर क्या होते हैं संरक्षी बल? बताऊंगा मैं, अभी रुक जाओ। अभी इतना मान लो, ऐसे बल जिनके अधीन किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना करे, वो तो कहलाते हैं संरक्षी बल, ठीक है। और कुछ ऐसे भी बल हो सकते हैं जो असंरक्षी हो, असंरक्षी हो, जैसे घर्षण इत्यादि, जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता हो, ठीक। तो बहुत सारे बल लग रहे हैं, कुछ संरक्षीय कुछ असंरक्षीय, तो इनके द्वारा किया गया कुल कार्य जो होगा, ठीक है, इनके द्वारा किया गया कुल कार्य जो होगा वो सदैव, ध्यान से सुनना, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। ये कहलाती है आपकी कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसको अपन कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है बेटा, ध्यान रखना। सर इसका यूज कहां पर होगा? तो इसका एक यूज तो मैं अभी बता देता हूं, ठीक है ना, और ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, ध्यान रखना। याद है हमने परिवर्ती बल वाला कार्य देखा था, लेकिन वहां पर बल स्थिति पर निर्भर कर रहा था कि अलग अलग स्थितियों में बल जो था वो अलग अलग था। अगर मान लो आपका बल समय पर निर्भर कर रहा हो, ठीक है, यदि आपका परिवर्ती बल जो है वो समय के फलन के रूप में दिया हुआ हो, समय के फलन के रूप में दिया हो, तब आपका ये वाला हथियार काम आने वाला है। सर कैसे? तो एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल अपन यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। मान लो आपको दिया गया है बल जो कि है 2 गुणा टी, मतलब समय पर निर्भर कर रहे हैं, ठीक है ना, के द्वारा टी बराबर 0 से लेकर टी बराबर 2 सेकंड तक किया गया कार्य आपको ज्ञात करना है। अब पहले तो सोचो कि यार अभी तक के सारे हथियार फेल हो जाएंगे, क्योंकि सर हमें पता पड़ गया कि बल परिवर्ती है। देखो पहले तो बल नियत नहीं है, तो नियत वाला हथियार तो वैसे ही चला गया। अब मान लो हमें पता भी पड़ गया कि बल परिवर्ती है, और हम मान लो भूल से इसका समाकलन भी करने बैठ जाए, तो सर बल तो समय के रूप में दे रखा है, समाकलन करते हैं अपन स्थिति के रूप में, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, कर ही नहीं पाएंगे अपन, राइट। तो ऐसे केस में क्या करना होता है,
ऐसे केस में आपको सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको त्वरण ज्ञात कर लेना होता है। ठीक है, त्वरण। तो सर त्वरण होता है बल बटा द्रव्यमान। ठीक है, और यहां पर आपको द्रव्यमान भी दिया जाएगा। ठीक है ना, तक किया गया कार्य। ठीक है, और द्रव्यमान आपको दिया गया है कि जो वस्तु का द्रव्यमान है जिस पर बल कार्य कर रहे हैं, तो वो वस्तु का द्रव्यमान खुद कितना है, तो वो है आपका 0.5 किलोग्राम। ये आपको और दे रखा है। तो सर हम सबसे पहले त्वरण निकालेंगे, तो बल कितना है हमारा 2t और द्रव्यमान है 0.5, तो त्वरण आ जाएगा 4 टाइम्स t। सर अब इससे क्या फायदा होगा, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं वेग समय के रूप में। सर अगर त्वरण समय के रूप में दे रखा हो तो आपने बताया था वेग निकालने के लिए त्वरण का समय के सापेक्ष क्या कर देंगे, समाकलन। तो सर हमने यहां पर 4 टाइम्स टी का समय के सापेक्ष क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। तो ये आ गया 4 टाइम्स टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 से 4 कट गया तो ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर, ये हो गया हमारा वेग। अब आप बड़ी आसानी से t इज इक्वल टू 0 पर वेग निकाल सकते हो, राइट। तो अगर आप इनिशियल वेग निकालोगे तो t की जगह 0 रख दोगे तो 0 आ जाएगा, और आप अंतिम वेग निकालोगे तो t की जगह 2 रख दोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 मीटर प्रति सेकंड आ गया। सर फिर तो हम प्रारंभिक गतिज ऊर्जा भी निकाल लेंगे, वो 0 आ जाएगी, और अंतिम गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे, वो कितनी आ जाएगी, हाफ। द्रव्यमान है 0.5 और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, 64 का आधा 32, 32 का आधा करेंगे तो 16 आ जाएगा सर। और सर अगर हमें प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जा पता पड़ गई तो हमारा जो कार्य होता है वो तो अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो ये तो बहुत आसान हो गया सर, 16 में से 0 को माइनस कर दो, फाइनली आंसर आ जाएगा 16। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब बताओ आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस, कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस, बताओ फटाफट से। आ रहा है सबको समझ में, आ रहा है सबको समझ में। देखो एक एक चीज यहां पर अच्छे से चेक कर लेना, एक एक चीज यहां पर अच्छे से चेक कर लेना, कैलकुलेशन वगैरह, कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसको आप इंप्रूव कर सकते हो। तो पहले हमने त्वरण निकाला, 2t को 0.5 से डिवाइड कर दिया तो 4t आ गया। फिर वेग निकाल लिया, 4t का हमने टाइम के रेस्पेक्ट में समाकलन किया, t की पावर बढ़ गई, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दिया तो बच गया 2t स्क्वायर। फिर t का मान 0 रखकर हमने प्रारंभिक वेग निकाल लिया, ठीक है, और t का मान 2 रखकर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 करोगे तो 8 आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, और फाइनली हम लोगों ने, ठीक है, तो 0.5 का मतलब 5 डिवाइडेड बाय 1/4, 16 आ गया, 16 माइनस 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 जूल हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है बेटा, और भी बहुत सारे यूज है, बट कम से कम ये वाला यूज तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। कम से कम ये वाला यूज तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सर ये संरक्षी बल क्या है, ठीक है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बताया था मैंने, जिन बलों के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना करता हो, ऐसे बल क्या कहलाते हैं, संरक्षी बल कहलाते हैं। जैसे मान लो ये आपकी प्रारंभिक अवस्था है ए, ये आपकी अंतिम अवस्था है बी, ठीक है। आप 3 अलग अलग रास्तों से जा रहे हो, एक तो ऐसे आप घूमकर जा रहे हो ए से लेके बी पर, एक आप सीधे जा रहे हो ए से लेके बी पर, और एक आप ऐसे जा रहे हो ए से लेके बी पर, ठीक। ये आपका पहला रास्ता हो गया,
ये आपका दूसरा रास्ता हो गया और ये आपका तीसरा रास्ता हो गया। और ऐसा कहा जाए कि यदि यहां सभी बल संरक्षी हैं, जितने भी बल कार्य कर रहे हैं वो सारे के सारे संरक्षी हैं, तो बताओ W1, W2 और W3 इन तीनों में संबंध क्या होगा? कोई भी एक संरक्षी बल उठा लो जिसके द्वारा आप तीन रस्तों पर ले जा रहे हो, तो आप बोलोगे सर संरक्षी बल का जो कार्य होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर, विस्थापन पर निर्भर करता है। तो सर इसका मतलब तीनों ही कार्य जो हैं वो यहां पर बराबर हो जाएंगे, तीनों ही कार्य यहां पर बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल सही। दूसरी पहचान बताता हूं मैं आपको संरक्षी बलों की, ठीक है। ये सामान्यतया व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। मतलब बल जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब सर हमारा जो कूलाम्ब बल है, कूलाम्ब बल जो है वो किसका उदाहरण हो गया? संरक्षी बल का उदाहरण हो गया। सर गुरुत्व बल जो है, गुरुत्व बल, वो किसका उदाहरण हो गया? वो भी संरक्षी बल का उदाहरण हो गया, वो भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा सर, जो चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल जो होता है वो भी संरक्षी हो गया। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनफैक्ट अगर आप लिखोगे स्प्रिंग बल, अब आप बोलोगे सर स्प्रिंग बल जो होता है वो तो दूरी के समानुपाती होता है, लेकिन ध्यान दो बेटा, अगर आप बिल्कुल मूलभूत रूप से देखोगे ना तो स्प्रिंग बल जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होता है। मतलब ये जो स्प्रिंग बल है ये मूलभूत रूप से किस बल का कार्य है? ये मूलभूत रूप में ये विद्युत चुंबकीय बल ही है ना, उसी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। तो ये विद्युत चुंबकीय बल ही है। इसका मतलब ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा? सर ये भी संरक्षी बल का उदाहरण हो जाएगा। तो ये सारे के सारे बल जो हैं ये आपके संरक्षी बलों के उदाहरण हो गए, आपको डायरेक्ट ही याद रख लेना है। सर असंरक्षी बल के उदाहरण बता दो। तो जैसे घर्षण बल हो गया, जैसे शान बल हो गया, ठीक है, जैसे एयर ड्रैग, वायु का प्रतिरोध जो है ये एक बल हो गया। ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी उदाहरण हैं आपके असंरक्षी बलों के। क्यों? इनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ संरक्षी बल उपस्थित हो और आप जहां से चल रहे हो वहीं पर आ जाओ घूम फिर के, तो कुल विस्थापन कितना हुआ? 0। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि सर संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। किसके ऊपर? एक बंद पथ के ऊपर। तो ये चीज भी आप लोग यहां पर बता सकते हो, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब सर आपने अचानक से बीच में संरक्षी बलों के बारे में हमें क्यों बताया? तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि अब हम बात करने जा रहे हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जो है वो सिर्फ और सिर्फ संरक्षी बलों की उपस्थिति में ही अस्तित्व में आती है, राइट। तो स्थितिज ऊर्जा को कैसे परिभाषित किया जाता है? हमेशा स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन को परिभाषित किया जाता है। कैसे? कि सर स्थितिज ऊर्जा का जो परिवर्तन होगा UF माइनस UI, या इसको अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो शॉर्ट में आप इसको PE भी लिख सकते हो, है ना। तो U भी लिख सकते हो या फिर आप इसको PE भी लिख सकते हो। तो अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, ये जो परिवर्तन होता है ये सदैव जो संरक्षी बल हैं
उसके द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। अब ध्यान रखना, आप भी बाहर से कार्य कर सकते हो, ठीक है, तो बाह्य कारक के द्वारा किए गए कार्य के बिल्कुल पॉजिटिव मान के बराबर हो जाएगा, लेकिन इसमें शर्त आपको ध्यान में रखनी है, यदि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो। अगर काइनेटिक एनर्जी का परिवर्तन जीरो नहीं है तो फिर पक्का बाह्य कारक के द्वारा किया गया जो कार्य है वो संरक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य के बराबर नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा या फिर कम होगा। तो अगर हम बहुत धीरे धीरे परिवर्तन कर रहे हैं अवस्था के अंदर, ठीक है, बहुत धीरे धीरे मतलब वस्तु की गतिज ऊर्जा को हम बदलने नहीं दे रहे, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि सर स्थितिज ऊर्जा का जो परिवर्तन होगा या तो ऋणात्मक मान होगा संरक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य का, या फिर बाह्य कारक के द्वारा किए गए कार्य का धनात्मक मान हो जाएगा। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अपने आप में ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज, ठीक है। फिर कुछ उदाहरण हैं जिनकी डायरेक्ट स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन हमें ध्यान में रख लेना है। जैसे इसका जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो है गुरुत्व की स्थितिज ऊर्जा या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्यों? क्योंकि गुरुत्व बल जो होता है वो कैसा बल होता है भाई? वो होता है आपका संरक्षी बल। तो आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो कि सर जैसे मान लो ये कोई स्तर है, तो क्योंकि हमें तो परिवर्तन लेना है तो हम प्रारंभिक स्तर जहां चाहे वहां पर अज्यूम कर सकते हैं। तो सर हमने मान लिया कि इस स्तर पर जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वो 0 है ना, हमने रेफरेंस यहां पर ले लिया। अब सर हम किसी वस्तु को यहां से उठा रहे हैं, ठीक है, और बहुत धीरे 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 हम वस्तु को यहां पर ले जा रहे हैं। कहां पर ले गए सर? हम इसको h ऊंचाई पर ले गए। तो सर यहां पर जो संरक्षी बल होगा, गुरुत्व बल, वो तो नीचे की दिशा में होगा, विस्थापन आप ऊपर करवा रहे हो, मतलब दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण है। ऊंचाई अगर बहुत ज्यादा ना हो तो जो गुरुत्व बल कार्य करता है उसको आप नियत मान सकते हो mg। तो सर mg लग रहा है नीचे, विस्थापन हो रहा है ऊपर, तो जो कार्य होगा वो -mgh हो जाएगा, -mgh हो जाएगा। और संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य अगर -mgh है तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा? +mgh। इसका मतलब यहां पर आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी? +m × g × h हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई ऊपर ले जाने पर। अगर हम उल्टा काम करते हैं, अगर हम इसको इतनी ही गहराई पर ले जाते, मान लो यहां पर लेके आ गए हम, तो हमारा जो प्रारंभिक तल है वहां से h गहराई पर लेकर आ गए, तो सर अब क्या होगा? अब गुरुत्व बल भी नीचे है, विस्थापन भी नीचे है, तो गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? +mgh। और स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो ऋणात्मक मान के बराबर होता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो -mgh होगा। शुरू में 0 है, यानी कि पक्का सर इस अवस्था में हमारी जो अंतिम गतिज ऊर्जा है वो हो जाएगी -m × g × h। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है बेटा कि अगर आप गुरुत्व के अधीन किसी वस्तु को ऊंचाई पर लेके जाते हो तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, और जब नीचे लेके जाते हो तो स्थितिज ऊर्जा घटती है, ठीक है। इसी प्रकार से आप स्प्रिंग के बारे में भी ध्यान रख सकते। अच्छा, मान लो किसी वस्तु को आप h1 से h2 तक लेके जा रहे हो, तक ले जाने में स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन आएगा? स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन आएगा, है ना? ये भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना। तो सर हम किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो h1 पर जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी mgh1, और h2 पर जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो mgh2, ठीक है भाई। h1 और h2 दोनों से ही नीचे हम किसी तल को अपना रेफरेंस बना लेंगे। तो सर ये तो बहुत आसान है कि सर हम h1 से h2 पर लेकर जा रहे हैं, तो जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा
हो जाएगा अंतिम स्थितिज ऊर्जा मतलब mgh2 माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा मतलब mgh1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी आप यूज कर सकते हो। सर एक ऐसा का ऐसा ही उदाहरण है ना, मैं एक पेज यहां पर ऐड करना चाहूंगा। दूसरा जो उदाहरण है जो कि आपके अक्सर काम आता रहेगा वो है स्प्रिंग में संचित ऊर्जा। ठीक है, तो ये भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। और बाकी फिर बहुत सारे उदाहरण, आप कैपेसिटर में जो संचित ऊर्जा होती है वो भी स्थितिज ऊर्जा होती है, इंडक्टर में जो संचित ऊर्जा होती है वो भी स्थितिज ऊर्जा होती है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपकी, ठीक है, संरक्षी क्षेत्र है। खैर अभी तो अपन यांत्रिकी की बात कर रहे हैं, तो यांत्रिकी में ये दो चीजें हमारे काम आएगी। ठीक है, तो सर स्प्रिंग के केस में क्या होगा? जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, ठीक है, अभी ये अपनी प्राकृतिक लंबाई पर उपस्थित है, मतलब ना तो ये खिंची हुई अवस्था में है ना ही ये दबी हुई अवस्था में है। ठीक है, तो सर अभी इसकी जो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा है वो हम मान लेते हैं जीरो, हम कहीं पर भी जीरो मान सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब इसके सापेक्ष अगर आप इस स्प्रिंग को दबा दोगे, जैसे आपने मान लो इस स्प्रिंग को दबा दिया, ठीक है, कितना दबा दिया सर? आपने x दूरी तक दबा दिया। तो सर आप तो दबा रहे हो, जो स्प्रिंग का बल है पिछले ही चैप्टर में आपने पढ़ाया था वो विपरीत दिशा में लगेगा, मतलब उसका जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। और जो संरक्षी बल के कार्य का ऋणात्मक मान है, तो ऋणात्मक का ऋणात्मक क्या हो जाएगा? धनात्मक। तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो कि सर यहां पर जो अंतिम स्थितिज ऊर्जा आपको नजर आएगी वो हो जाएगी धनात्मक हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। एग्जैक्ट डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, और सर उल्टा भी तो कर सकते हैं, अभी तो हमने दबाया है, अब हम इसको हो सकता है कंप्रेस कर लें तब ऋणात्मक कार्य हो जाए। नहीं, तब भी नहीं होगा। अगर आप इसको कंप्रेस करने की बजाय इस तरीके से खींच लोगे, ठीक है, यहां पर आप लेकर आ गए, ठीक है, तो अब भी यहां से ये आपकी जो प्रारंभिक अवस्था थी, ठीक है, यहां से आपने x इसको स्ट्रेच कर दिया, तो अभी भी बात तो वही रहेगी। अब आप खींच रहे हो तो बल वापस से विपरीत दिशा में लगेगा, उसका कार्य वापस से ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक का ऋणात्मक मान क्या हो जाएगा? धनात्मक। तो सर इस अवस्था में भी आपकी जो अंतिम स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आप जो प्राकृतिक लंबाई है, जो संतुलन की अवस्था है, उसको अगर आप रेफरेंस मान लेते हो तो आप वहां से भले ही स्प्रिंग को दबाओ, भले ही स्प्रिंग को खींचो, ठीक है, भले ही स्प्रिंग को दबाओ, भले ही स्प्रिंग को खींचो, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। हमेशा स्प्रिंग ऊर्जा, स्प्रिंग के अंदर आपको ऊर्जा संचित होते हुए नजर आएगी, राइट। और अब एक हथियार आप और बना सकते हो चाहो तो, ठीक है, कि स्प्रिंग को x1 से x2 तक खींचने में, ठीक है, कितना परिवर्तन आएगा स्थितिज ऊर्जा में? स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन आएगा, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि सर डेल्टा पीई जो होगा, तो x1 पर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ इंटू के इंटू एक्स1 स्क्वायर, ठीक है, ये तो प्रारंभिक हो गई, और एक सेकेंड, तो अंतिम स्थितिज ऊर्जा मतलब हाफ के x2 स्क्वायर माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा हाफ के x1 स्क्वायर। इतना आपका स्थितिज ऊर्जा के अंदर परिवर्तन आपको आते हुए नजर आएगा। ठीक, तो ये दो एग्जांपल्स एक बार के लिए आप लोग ध्यान में रख लेना। बाकी स्थितिज ऊर्जा बहुत अलग अलग रूप में आप पूरी की पूरी फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो, मेन फंडा आपको यहां पर अच्छे से पकड़ में आ गया, यही आप देखोगे मैंने हर जगह यूज किया होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्थितिज ऊर्जा की कहानी। अब हम बात कर सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। तो सबसे पहली चीज कि सर यांत्रिक ऊर्जा, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो सर ये जो यांत्रिक ऊर्जा है ME, इसको कैसे परिभाषित करेंगे?
तो सीधा सीधा ध्यान रख लेना, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वही क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। पहली चीज फिट, ठीक है। चलो सर दूसरी चीज पर आते हैं कि मान लो यदि सिर्फ संरक्षी बल ही उपस्थित हो, ठीक है, कोई असंरक्षी बल है ही नहीं, सिर्फ संरक्षी बल ही उपस्थित है, ठीक है। असंरक्षी बल जो हैं, असंरक्षी बल जो हैं वो या तो अनुपस्थित हैं, या तो अनुपस्थित हैं, या फिर इनका जो कार्य है हो सकता है लंबवत हो, तो इनके द्वारा किया गया कार्य कितना है, 0। या तो अनुपस्थित है, अगर है भी तो उनका कार्य जो है वो कितना है, 0 है, मान लो एक बार के लिए। अगर ऐसी परिस्थिति हो तो फिर आपकी कुल यांत्रिक ऊर्जा जो है, तो फिर कुल यांत्रिक ऊर्जा आपको संरक्षित रहते हुए नजर आती है। सर ऐसा कैसे हुआ? देखो आपने 3 चीजें देखी। आपने देखा कि सर जो कुल कार्य होता है, मतलब संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य और असंरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य, ये किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब सर ये जो असंरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य है, ये तो आपने कितना अज्यूम कर लिया, 0। आपने कह दिया 0 है, या तो अनुपस्थित है या फिर 0 है इनका। और ये जो कार्य होता है ये किसके बराबर होता है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यानी कि आप लिख सकते हो कि नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दोनों को एक तरफ ले आओ तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का योग हो जाएगा 0। यानी कि चेंज इन टोटल एनर्जी हो गई मैकेनिकल एनर्जी इज 0। इसका मतलब आपकी अंतिम मैकेनिकल एनर्जी और प्रारंभिक मैकेनिकल एनर्जी आपस में बराबर होगी। लेकिन बेटा आंख बंद करके मत लगाने लग जाना इसको, आपको ध्यान रखना है, इसका एक नियम है। किस अवस्था में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है ये जानना बहुत जरूरी है। जब या तो असंरक्षी बल हो ही ना, और अगर हो भी तो उनका जो कार्य है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसका एक उदाहरण मैं आप लोगों को करवाना चाहूंगा। तो पहले भी अपनों ने बहुत सारी चीजें करी है, अब आप उसी को एक अलग एंगल से देख सकते हो। जैसे मान लो ये एक मीनार है, ठीक है, ये एक मीनार है और इस मीनार से आप 3 वस्तुओं को फेंक रहे हो, ठीक है। जो पहली वस्तु है ये फर्स्ट वस्तु है आपकी, ठीक है ना, ठीक है। इसको आपने फेंका सीधे यू वेग से, ठीक है, तो ये अपने रास्ते पर जाएगी और इस तरीके से जाके टकरा जाएगी, ठीक। जो दूसरी वस्तु है उसको आपने यहीं से फेंका, ये आपकी सेकंड वस्तु है, इसको आपने यहीं से फेंका, यू ही वेग से फेंका है, ठीक है ना, बट अब की बार ऊपर की दिशा में फेंका है। तो ऊपर की दिशा में फेंका है तो अब की बार ये इस तरीके से ऊपर जाके ऐसे धड़ाम से जाके टकराएगी यहां पर, ठीक है। मान लो ये v1 वेग से टकरा रही है, मान लो ये v2 वेग से टकरा रही है, और एक तीसरा यहां पर और वस्तु ले लो आप, ये एक तीसरी वस्तु ले ली आपने, इसी जगह से फेंक रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब की बार इसको u वेग से आपने नीचे की दिशा में फेंका है। तो नीचे की दिशा में फेंका है तो ये ऐसे जाके टकराएगी। मान लो ये v3 वेग से जाके टकरा रही है, तो आपको बताना है v1, v2 और v3 में क्या संबंध होगा। तो आप नोटिस करो इन तीनों ही बॉलों की शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर, और इन तीनों की ही शुरुआत में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, एम इंटू जी इंटू एच, अगर हम इसको h ऊंचाई मान लेते हैं तीनों के लिए।
तीनों की शुरुआती काइनेटिक एनर्जी और शुरुआती पोटेंशियल एनर्जी हमें पता चल गई, तीनों की समान है। कोई असंरक्षी बल तो है नहीं, वायु का प्रतिरोध आपने नगण्य माना है। तो सर इसकी जो अंतिम गतिज ऊर्जा है, तो के ई फाइनल जो है वो हाफ एम v1 स्क्वायर है और अंतिम स्थितिज ऊर्जा जो है वो 0 है। सर इसके लिए अंतिम गतिज ऊर्जा हाफ एम v2 स्क्वायर और अंतिम स्थितिज ऊर्जा 0 है। और सर इसके लिए v3 के लिए अंतिम गतिज ऊर्जा है हाफ एम v3 स्क्वायर और अंतिम स्थितिज ऊर्जा है 0। क्योंकि कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी, इसका मतलब सर इसका और इसका जो योग है वो अंतिम गतिज ऊर्जा और अंतिम स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर हो जाएगा। मतलब चार चीजें हैं, एक तरफ है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, और एक तरफ है अंतिम गतिज ऊर्जा और अंतिम स्थितिज ऊर्जा। सोच के देखो, चार में से तीन तो बराबर है भाई। प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा तीनों के लिए बराबर है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तीनों के लिए बराबर है, ठीक है। अंतिम स्थितिज ऊर्जा देख रहे हो, तीनों के लिए बराबर है, अंतिम स्थितिज ऊर्जा तीनों के लिए बराबर है, यहां पर भी बराबर, सब जगह आपको बराबर नजर आ रही है। तो सर फिर तो पक्का अंतिम गतिज ऊर्जा भी बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर एग्जैक्टली ऐसा ही होगा कि अंतिम गतिज ऊर्जा जो है वो भी तीनों के लिए बराबर हो जाएगी। तो हाफ एम v1 स्क्वायर लिख लो, या हाफ एम v2 स्क्वायर लिख लो, या हाफ एम v3 स्क्वायर लिख लो। अगर m समान है तो हाफ एम से हाफ एम से हाफ एम कट जाएगा और v1 स्क्वायर का मान v2 स्क्वायर का मान और v3 स्क्वायर का मान समान होगा। मतलब v1 v2 और v3 आपस में समान हो जाएंगे। यदि आप बॉल को किसी भी एंगल पर फेंको, किसी ऊंचाई से, जब वो टकराएगी ना, समान वेग से टकराएगी। ये आपने बड़ी आसानी से सिद्ध कर दिया। सोच के देखो, अगर आप इसको प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह के थ्रू सिद्ध कर दें तो कितना टफ होता, और कार्य ऊर्जा शक्ति जब आपने लगाई तो ये कितना आसान हो गया। तो ये ब्यूटी है इसकी। आप देखोगे बहुत सारे सवाल जो कि आज से पहले हमारे पास में जो नॉलेज थी उसके आधार पर हम सॉल्व करते, बहुत बड़े हो जाते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते। कार्य ऊर्जा शक्ति के कॉन्सेप्ट्स लगा के हम उनको ऐसे चुटकियों के अंदर सॉल्व कर लेंगे। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने करवाया है, ठीक है। चलो, असंरक्षी बलों की उपस्थिति में यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो चलो सर, आपने ये तो बता दिया कि अगर सिर्फ संरक्षी बल है तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बट अगर असंरक्षी बल भी हैं, वो भी कार्य कर रहे हैं, तब तो आएगा ना परिवर्तन। बोलेगा हाँ आएगा। तो आएगा भाई साहब परिवर्तन, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो सर वो बताओ कितना परिवर्तन आएगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, वैसे आप निकाल भी सकते हो कि अब की बार अंतिम गतिज ऊर्जा, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा माइनस प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा जो होगी वो सीधा सीधा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हिंदी में लिखूं तो असंरक्षी बलों के द्वारा किए गए कार्य के बराबर हो जाएगी। असंरक्षी बलों के द्वारा किए गए कार्य के बराबर हो जाएगी। और अगर मेरी नजरों से देखा जाए तो ये है इस चैप्टर का सबसे पावरफुल हथियार। बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करने में ये हथियार आपकी मदद करेगा। जैसे मान लो मैं एक सवाल आपको करवाना चाहूंगा, यहां पर एक ही बार में आपको चीजें बहुत अच्छे से फिट हो जाएगी कि हाँ यार कितना पावरफुल हथियार है। भाई आपको कह रखा है कि एक आनत तल है ऐसा, ठीक है। तो ये जो आनत तल है वो पहले तो स्मूथ है, ठीक है, ऐसा स्मूथ है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है इसका, ये तो है स्मूथ, मतलब कोई घर्षण नहीं है। लेकिन जैसे आप जमीन पर आ गए तो फिर आपका घर्षण बल उपस्थित हो गया, तो फिर घर्षण बल यहां पर उपस्थित हो गया। घर्षण बल खुरदरी सतह है तो मैंने बताया था कि आपको म्यू एस दिया रहेगा, तो म्यू एस यहां पर एक बार के लिए दे रखा है आपको 0.4, ठीक है सर। मान लो ये 2 किलोग्राम की वस्तु है, मान लो ये 2 किलोग्राम की वस्तु है, ठीक है, और इसको आप 2 मीटर की ऊंचाई से
इसको आप 2 मीटर की ऊंचाई से फिसला रहे हो, फिसल रही है, ठीक है। तो सर ये वस्तु फिसलते फिसलते यहां पर आ जाएगी, आ जाएगी। तो यहां तक तो सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो यांत्रिक ऊर्जा आपकी संरक्षित रहेगी। लेकिन यहां के बाद तो गड़बड़ हो जाएगी ना, कि सर जब वस्तु यहां पर आ गई उसके बाद में तो घर्षण कार्य कर रहे हैं। तो होते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी कि घर्षण बल की वजह से ऋणात्मक कार्य होगा और वस्तु जो है वो आपको स्टॉप होते हुए नजर आएगी, रुकती हुई नजर आएगी। तो आपसे यही पूछा गया है कि बताओ वस्तु इस खुरदरी सतह पर कितनी दूरी चलने के बाद में रुक जाएगी। यही आप लोगों से इस सवाल के अंदर पूछा गया। कैसे करोगे आप? तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, आपने तो ऐसा हथियार दे रखा है कि भले ही संरक्षी बल हो, असंरक्षी बल हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास में डायरेक्ट वेपन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकालते हैं। तो वो बोलोगे सर 0, क्योंकि हमने इसको विराम अवस्था से छोड़ा था। चलो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई? तो ये हो जाएगी सर नॉट हाफ, m इंटू जी इंटू एच। तो सर m कितना है 2, g कितना ले लेते हैं 10, और हाइट कितनी है 2, तो ये आ जाएगी 40 जूल्स, 40 जूल हमारी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा है। अब अपन चले जाते हैं बिल्कुल अंतिम अवस्था में कि सर वापस से वस्तु रुक गई, इसका मतलब आपकी अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? 0। और आप जमीन पर आ चुके हो, तो अब अंतिम स्थितिज ऊर्जा भी कितनी हो गई? 0। यानी कि आप यहां पर इनिशियल, कि सर यहां पर आप इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 40। और सर यहां पर अगर आप फाइनल मैकेनिकल एनर्जी निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 0। मतलब सर बात तो सही है, मैकेनिकल एनर्जी परिवर्तित हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका घर्षण बल मौजूद। चलो अब घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, यह हम कैसे निकालेंगे? तो सर घर्षण बल विस्थापन के विपरीत दिशा में लगेगा, इसका मतलब कार्य ऋणात्मक होगा। पहली चीज सर घर्षण बल किसके बराबर होता है? म्यू इंटू एन, और यहां पर एन जो है वो एम जी के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो घर्षण बल हो जाएगा सर म्यू एस इंटू एम इंटू जी। इतना ज्यादा से ज्यादा घर्षण बल कार्य कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया घर्षण बल, और विस्थापन जो हुआ है वो हुआ है आपका x, और ऋणात्मक आपका कार्य हो जाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.4 गुणा 2 गुणा 10 गुणा x। तो 0.4 मतलब तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 8x आ जाएगा। तो अब आप कौन सा हथियार लगा सकते हो बेटा? यहां पर आप लगा सकते हो कि अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय घर्षण के बराबर हो जाएगी। नेगेटिव नहीं, वर्क डन बाय घर्षण, जो कि खुद नेगेटिव होगी। तो अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी है? 0। प्रारंभिक अंतिम यांत्रिक ऊर्जा कितनी है? 0। प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा कितनी है? 40 इज इक्वल टू घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य है -8x। माइनस माइनस हट गया तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। 5 मीटर, 5 मीटर चलने के बाद में आपका ब्लॉक स्टॉप हो जाएगा। तो आप सोच के देखो कि अब ये क्वेश्चंस आपके लिए कितने आसान हो चुके हैं, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन में आप जो गर्दा उड़ाने वाले हो ना, मतलब क्वेश्चंस ऐसे गाजर मूली की तरह सॉल्व होने वाले हैं, आप चौंकन नहीं रह जाओगे, चकित रह जाओगे आप। ये देखना आप, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इसने अब आपको एक ऐसी चीज, एक ऐसा हथियार आपके पास में दे दिया जिसको आप जहां चाहो वहां पर यूज कर सकते हो, राइट। चलो शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर अगर शक्ति के बारे में बात करी जाए ढंग से, तो शक्ति को परिभाषित किया जाता है, शक्ति को परिभाषित किया जाता है कार्य करने की दर। और जहां पर भी दर आ जाती है तो सर आप क्या करते हो? दो अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हो। तो सबसे पहले बात करें अगर अपन औसत शक्ति के बारे में, तो औसत शक्ति जो होगी, मतलब P एवरेज, वो तो आप कैसे निकालोगे? तो आप कुल कार्य निकालोगे, ठीक है। तो जो भी आपका कुल
कार्य हो रहा है वो निकालोगे, बटे इसको जितने समय में कार्य हो रहा है उससे विभाजित कर दोगे। ठीक। अगला सर, अगर मान लो हमसे तात्क्षणिक शक्ति पूछी जाती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, पक्का कार्य हमें समय के रूप में दिया जाएगा, तो हम कार्य का समय के रूप में क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, और जिस क्षण पे भी हमें शक्ति चाहिए उस क्षण पर हम शक्ति निकाल के दे देंगे, राइट। इसका जो एस आई मात्रक है वो कहलाता है वॉट। वैसे तो होना चाहिए था जूल प्रति सेकंड, बट उसको हमने एक नया नाम दे दिया वॉट, और इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कार्य भी एक अदिश राशि है, समय भी एक अदिश राशि है, तो ये भी एक अदिश राशि है, यानी कि आप चाहो तो इसको भी एक अदिश गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। कैसे कि यदि मान लो किसी वस्तु पर v वेग लगाया जा रहा है, ठीक है ना, तो यदि किसी वस्तु का वेग आपको दे रखा है दैट इज v, और इस पर कार्यरत बल दे रखा है आपको, इस पर कार्यरत बल आपको दे रखा है F, तो बल के द्वारा प्रदान की जा रही शक्ति, बल के द्वारा दी जा रही शक्ति जो होगी वो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो आ जाएगी P इज इक्वल टू सीधा सीधा F डॉट V। ये भी आपका एक तरीका है शक्ति को परिभाषित करने का। ठीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यदि, ध्यान से सुनना, यदि काइनेटिक ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है वो आपको दे दिया जाए, ठीक है, और वो किसके बराबर होता है, वो कुल कार्य के बराबर होता है, यानी कि जितने भी बल लग रहे हैं उन सभी के द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो डेल्टा के ई होता है। तो आप देखोगे कि कुल शक्ति जो होगी, कुल शक्ति, देखो किसी बल की शक्ति पूछी जाए तब नहीं, लेकिन अगर आपको सारे के सारे बलों के द्वारा जो शक्ति उत्पन्न हो रही है उसके बारे में बात करी जाए तो उसको आप लिख सकते हो कुल कार्य में परिवर्तन की समय के सापेक्ष दर, और कुल कार्य जो होगा वो तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की दर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है भाई, आया सबको समझ में? तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहां पर कुल कार्य, कुल शक्ति अगर निकाली जाए तो हमें हो सकता है कार्य ना देके गतिज ऊर्जा दे दो, और गतिज ऊर्जा के रूप में हम लोग फिर शक्ति को परिभाषित कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ये भी आपको एक हथियार के तौर पर कई बार यूज लेना पड़ सकता है। ठीक, अब एक मैं विशेष उदाहरण करवाना चाहूंगा आपको जो कि बच्चों को बहुत परेशान करता है। ठीक है, कौन सा उदाहरण है सर? तो यदि शक्ति का मान नियत हो, यदि शक्ति का मान कैसा हो सर? नियत हो। ठीक है, कोई कार है और कार को जो शक्ति दी जा रही है उसका मान नियत है, ठीक है ना, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ वेग में और विस्थापन में क्या संबंध होगा, मतलब आपस में इनकी निर्भरता निकालनी है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बल में व विस्थापन में क्या संबंध होगा, या त्वरण में या विस्थापन में क्या संबंध होगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि विस्थापन व समय में क्या संबंध होगा। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ वेग व समय में क्या संबंध होगा, या आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बल व समय में क्या संबंध होगा। और आपसे बहुत बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन,
तो सर शक्ति के नियत होने का मतलब क्या हो गया कि P जो है वो कांस्टेंट है। अब P का मतलब होता है सर F गुणा V। अब सर अगर हम मान लो विस्थापन पर निर्भरता ज्ञात करना चाहते हैं तो हम F को क्या लिख सकते हैं, V dV by dx लिख सकते हैं। तो विस्थापन पर निर्भरता ज्ञात करनी है तो P को अपन लिख सकते हैं, F हो जाएगा m इंटू ए, और A को लिखा जा सकता है V dV by dx, और V गुणा होके V स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज आपकी नियत हो गई नियत हो गई। और सर अगर समय के रूप में निर्भरता ज्ञात करनी है तो फिर शक्ति हो जाएगी m, A को लिखा जा सकता है dV बटे dt गुणा V। ऐसे आप लिख सकते हो, जिसके रूप में निर्भरता ज्ञात करनी है वैसा काम कर लो आप, ठीक है। तो सर इससे ये हो जाएगा कि V स्क्वायर गुणा dV जो होगा वो हो जाएगा P बटे m गुणा dx। अब दोनों वेरिएबल्स को आपने सेपरेट कर लिया तो दोनों तरफ आप समाकलन कर सकते हो, इधर भी समाकलन कर सकते हो, P और M तो कांस्टेंट है, dx का भी आप समाकलन कर सकते हो। तो सर सीधा सीधा यहां से हमें क्या मिलेगा, तो V स्क्वायर का अवकलन तो हो जाएगा V क्यूब बटा 3 इज इक्वल टू P बटा M गुणा x। यानी कि आप देख रहे हो कि V क्यूब जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। या फिर आप इसको उल्टा लिख सकते हो, x जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के क्यूब के, ठीक है। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक। और अगर सर इधर आओगे तो इधर भी तो वही काम किया जा सकता है, इधर भी हम लिख सकते हैं कि V गुणा dV जो होगा वो हो जाएगा P बटा M गुणा dt, P बटा M गुणा dt। दोनों तरफ हम समाकलन कर सकते हैं, इधर भी समाकलन और इधर भी समाकलन। तो जब समाकलन करेंगे तो आएगा V स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल टू P बटा M गुणा t। यानी कि V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट ऑफ t के, V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट ऑफ t के। ये चीज आपको मिल गई। और अगर V जो है वो रूट ऑफ t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर x जो है वो V क्यूब, तो V क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, t की पावर हाफ, हाफ का क्यूब कर दोगे तो t की पावर 3 बटा 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आपने V का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। आ रहा है सबको समझ में? तो ये चीज आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो, ये चीज आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब आपको जितने भी संबंध चाहिए थे वो सारे के सारे मिल चुके हैं। और वापस अगर वेग का समय के रूप में संबंध आ गया तो फिर आप बाकी सारे संबंध भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। तो वेग में और x में संबंध क्या होगा ये आपको पता पड़ गया, ठीक है। तो x में और t में संबंध क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वेग में और x में संबंध क्या होगा, ठीक है। x और t में संबंध क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वेग में और समय में संबंध क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया। और अब अगर आप वेग का t के रूप में संबंध आ चुका है तो उसका अवकलन करोगे, dv बाई dt करोगे, तो dv बाई dt करोगे तो कितना आ जाएगा, रूट t आ जाएगा ना, 1/2 रूट t आ जाएगा। तो आप फिर बल या त्वरण और समय में भी संबंध निकाल सकते हो। तो ये जो चीज है, ठीक है, ये दोनों चीज जो है ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये वाली चीज आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। ऑब्वियसली आपको सॉल्यूशन पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा और ये वाली चीज भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। तो ये आपको एक बार खुद से करनी है, अब इतना मैंने कर दिया, ये वाली चीज आप लोगों को खुद से करनी है। भाई वेग समय के रूप में आ गया, अब उसका अवकलन ही तो करना है, क्या दिक्कत है बताओ, नहीं कर पाओगे, कर दोगे ना। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो एक तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब ये देखो आपके 5 क्वेश्चन यहां पर तैयार हो गए जिनको बच्चे रटते फिरते हैं, एक बार समझ लो फिर अच्छे से। हाँ फिर मैं कहूंगा कि याद रख लो, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में हो सकता है आप इतना दिमाग ना लगा पाओ, तो फिर आपके फिर जरूर आपको ध्यान रख लेना चाहिए, क्योंकि स्पेशल क्वेश्चन है तो पूछा जाता रहे, ठीक है ना। अच्छा एक और सवाल मैं करवाना चाहूंगा, या फिर एक काम करते हैं, वो सवाल मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन में ही करवाऊंगा आपको, क्योंकि उसमें भी फिर 3-4 अलग अलग वैरायटी बनती है, ठीक है ना। वो पाइप वाला सवाल जिससे पानी बाहर निकल रहा है, आपको मान लो n गुना ज्यादा पानी बाहर निकालना है तो मोटर की पावर को कितना बढ़ाना पड़ेगा,
तो वो n क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको फिर एक बार के लिए एग्जाम्पल्स के थ्रू न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन के अंदर करवाऊंगा, अभी बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा, राइट। अब मैं बात करना चाहूंगा एक बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऊर्ध्वाधर तल में वृत्ताकार पथ पर गति। ठीक है, तो हम एक ऊर्ध्वाधर तल की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर तल अपन ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, और सर हमारा जो कण है वो इस ऊर्ध्वाधर तल में वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि मान लो आपने किसी रस्सी से किसी वस्तु को लटका रखा है, आपने किसी रस्सी से किसी वस्तु को लटका रखा है, ठीक है, और आपने जो बिल्कुल निम्नतम बिंदु है वहां पर इसको धक्का दिया, इसको एक वेग दिया v0। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये जो वृत्ताकार पथ आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, तो इसको मैं अभी तो डैश 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 में बना देता हूं। कि ये जो इसका वृत्ताकार पथ हो सकता है, इस वृत्ताकार पथ पर ये आपको कितने कोण तक जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आपको कितने कोण तक ये जाता हुआ नजर आएगा। या फिर आपसे इन जनरल पूछा जा सकता है कि मान लो यहां से चलना स्टार्ट करता है और चलते 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 कहां पर आ जाता है, मान लो ये यहां से एक बार के लिए थीटा कोण यहां पर आ जाता है। ठीक है, कितने कोण पर आ गया सर? थीटा कोण पर आ गया। तो बताओ बताओ अब इसका जो वेग होगा, अब इसका जो वेग होगा v थीटा, वो कितना होगा। एक तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है इन जनरल, थीटा कोण पर वेग कितना होगा। साथ ही साथ में सर यहां पर जो रस्सी में तनाव बल था वो T0 था। कितना था? T0। यहां पर आते आते जो रस्सी में तनाव बल होगा डेट इज T थीटा, वो कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो देखो सबसे पहली चीज तो आप लोग क्या ध्यान रखोगे कि सर निम्नतम बिंदु पर जो तनाव बल होगा T0, वो दो बलों को संतुलित कर रहा है। एक तो संतुलित कर रहा है mg को, ठीक है, तो सर एक तो mg बल जो है वो आपका नीचे की दिशा में कार्य कर रहा है, और वृत्ताकार पथ पर आपने बताया था छद्म बल, अप केंद्रीय बल भी लगाना होता है, तो एक अप केंद्रीय बल जो है वो भी नीचे की दिशा में कार्य कर रहा है। एम v0 का स्क्वायर, मान लो रस्सी की लंबाई l है तो डिवाइडेड बाय l, इन दोनों बलों को संतुलित कर रहा है तनाव बल। तो mg डिवाइडेड बाय एम v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, और ये तनाव बल का अधिकतम मान होता है भाई। सबसे ज्यादा तनाव बल आपको निचले बिंदु पर ही कार्य करता हुआ नजर आएगा, mg प्लस mv0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। फिर आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे तनाव बल घटता चला जाता है। अब मैं डेरिवेशन वगैरह के अंदर तो नहीं जाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट हथियार बताना चाहूंगा कि जब आप थीटा कोण पर चले जाते हो तो फिर तनाव बल कितना हो जाता है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, एम v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, ये तो था ही था, ठीक है, प्लस आ जाता है mg मल्टीप्लाइड बाय 3 cos थीटा माइनस 2। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो वैसे वैसे आपका तनाव बल घटता चला जाता है। सर इसी प्रकार से जो वेग है वो भी घटता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती जाएगी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। तो किसी थीटा कोण पर जाने पर जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा रूट के अंदर प्रारंभिक वेग v0 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ g इंटू एल टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमने ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उपयोग किया है, उसके थ्रू हमने निकाला है। बहुत आसान है, मैं आपको थोड़ा बहुत तो हिंट दे ही सकता हूं। जैसे आप मान लो यहां पर आ गए, इस जगह पर आ गए, ठीक है, तो ये जो ऊंचाई है ये कितनी हो जाएगी, तो सर ये वाली जो दूरी है ये हो जाएगी l cos थीटा, क्योंकि रस्सी की लंबाई l है
तो यहां से लेके यहां तक की लंबाई एल है, तो इस लंबाई एल का थीटा कोण पर जो घटक होगा वो हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो जो बाकी लंबाई बची वो हो जाएगी एल माइनस एल कॉस थीटा। तो अगर यहां पर आप ले रहे हो कि सर इस बिंदु पर, ये वाला जो बिंदु है, इस पर आपकी जो गतिज ऊर्जा है वो हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर है, और स्थितिज ऊर्जा तो निम्नतम बिंदु है, जीरो ले लेते हैं। और ये वाला जो बिंदु है सर, यहां पर गतिज ऊर्जा हाफ एम वी थीटा का स्क्वायर है, और स्थितिज ऊर्जा है एम इंटू जी इंटू एल टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपने सिर्फ और सिर्फ यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण लगाया और आपने वेग का मान निकाल लिया, और इसी तरीके से आप बलों को संतुलित करके टेंशन फोर्स का मान निकाल सकते हो। तो डेरिवेशन में नहीं जाना, हमें डायरेक्ट हथियार ध्यान में रखने हैं, ये हथियार हमारे डायरेक्ट काम आने वाले हैं। ठीक है भाई, अब कुछ स्पेशल कंडीशंस है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला जो केस है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केस नंबर 1 कि निम्नतम बिंदु का जो वेग है v नॉट, अगर मान लो वो छोटा हो या फिर बराबर हो किसकी तुलना में, √2gl की तुलना में। अब सर ये आपने कैसे निकाला, तो मैंने क्या करा, मेरे को v थीटा मिला, मैं देखना चाहता था कि v थीटा जीरो कब होगा। ठीक है, कितने कोण पर जाकर जीरो होगा। अच्छा, मैं ये भी जानने में उत्सुक हूं कि मान लो 90 डिग्री के कोण पर जाकर v थीटा जीरो हो जाए, तो मैंने क्या करा, v नॉट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एल 1 माइनस कॉस 90 डिग्री रख दिया। मतलब अगर 90 डिग्री पर जाकर हमारा वेग जीरो हो जाता है तो निम्नतम बिंदु पर वेग कितना होना चाहिए, ये मैंने एक समीकरण बना लिया। ठीक है, कि यदि 90 डिग्री पर जाकर वेग जीरो हो जाता हो, ठीक, तो उससे हमने देख लिया कि भाई क्या होगा। तो cos 90 का मान जीरो हो गया भाई, ये जो cos 90 है ये जीरो हो गया। तो वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gl, अच्छा एक मिनट रुको, यहां पर -2gl आएगा, -2gl आएगा ना, सॉरी इसको चेंज करो ना, ये तो बढ़ता हुआ है, माइनस आएगा, घटता हुआ होता है आपका वेग, तो यहां पर माइनस आएगा। ठीक, तो cos 90 हो गया जीरो, बचा माइनस का 2gl। तो यहां से हमने निकाला कि सर v नॉट का जो मान है वो एग्जैक्टली कितना हो जाना चाहिए, √2gl हो जाना चाहिए। ये हम लोगों ने यहां पर निकाल लिया। ठीक है, इसका मतलब अगर 2gl या 2gl से कम हुआ तो फिर आप यहां से देख पाओगे कि अगर 2gl या 2gl से कम हुआ ना आपका मान, तो होगा क्या, तो फिर आपकी जो वस्तु है, जैसे मान लो एक बार के लिए वृत्ताकार पथ हो गया, अरे यार, ठीक है, और ठीक है, तो ये वृत्ताकार पथ हो गया, यहां पर आपकी वस्तु है, इस वस्तु को आपने एल लंबाई की रस्सी से लटका रखा है। ठीक है, एल लंबाई की रस्सी से लटका रखा है, और इसको जो वेग दे रहे हो, ठीक है, v नॉट, वो लेस देन √2gl है। तो आप देखोगे कि वस्तु जाएगी 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 जाएगी, एक कोण पर जाकर वस्तु का वेग जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जाकर वस्तु स्टॉप हो जाएगी, तो स्टॉप होगी तो फिर वापस से आएगी, वापस आएगी तो इधर भी जाएगी, इधर जाएगी तो वापस से आएगी, और आपको दोलन होते हुए नजर आएंगे। तो ये वाला जो केस है ये आपका बना पहला केस। क्या होगा कि वस्तु
90 डिग्री से कम किसी कोण थीटा पर जाकर पुनः दोलन करने लगेगी। ये पहली चीज आपको पता पड़। अच्छा, ध्यान रखना, जिस बिंदु पर वेग 0 हो रहा है, जैसे यहां पर जाकर मान लो ये थीटा आपका कोण है, तो जिस बिंदु पर वेग 0 हो रहा है उस बिंदु पर टेंशन फोर्स अभी भी 0 नहीं होगा। मतलब रस्सी अभी भी तनी हुई रहेगी। 90 डिग्री पर अगर आप चले जाते हो तो 90 डिग्री पर केस अलग। 90 डिग्री पर आप देखोगे कि जब आप वेग √2gl रखते हो, है ना, मतलब वेग का स्क्वायर 2gl हो गया, और आप 90 डिग्री तक पहुंच रहे हो, तो 90 डिग्री पर जाकर आपका वेग भी 0 हो जाएगा और 90 डिग्री पर जाकर आपका तनाव बल भी 0 हो जाएगा। लेकिन 90 से पहले वेग तो 0 हो जाएगा बट तनाव बल अभी भी रहेगा। तो सर दूसरा केस जो है ना वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दूसरा केस और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि सर मान लो अब केस नंबर 2 के अंदर, भाई आपने खुद ने उत्सुकता बढ़ा दी सर, कि अगर मान लो वेग जो है वो √2gl से ज्यादा हो, ठीक है, √2gl से ज्यादा हो, तो क्या होगा? ठीक। अच्छा, इसमें √2gl से ज्यादा हो और एक और चीज ले लेते हैं अपन, √5gl से कम हो। √5gl से कम हो तब क्या होगा? अब ये कैसे निकाली मैंने वैल्यूज, ये मैं आपको बताऊंगा, पहले होगा क्या वो देख लेते हैं। तो होगा ये कि तो वस्तु 90 डिग्री से अधिक किसी कोण थीटा पर पहुंचेगी। ठीक है सर, पहुंच गई। और जो रस्सी है में अब की बार तनाव बल जो है वो कितना हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। लेकिन उस बिंदु पर जो वेग होगा v थीटा वो अभी भी नॉन जीरो होगा, अभी भी 0 नहीं होगा। तो सर इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जैसे मान लो ये आपकी वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करने वाली थी, ठीक है, तो वृत्ताकार पथ पर गति करने वाली थी, तो क्या हुआ? आपने बिल्कुल नीचे से इसको फेंका, ठीक, तो यहां से इस बिंदु से आपने यहां से आपने इसको गति करवाई, तो इसका जो वेग है वो मोर देन √2gl है और लेस देन √5gl है, बट एक बार मोर देन √2gl है। तो सर सबसे पहले तो क्या होगा कि वस्तु जाएगी 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 और 90 डिग्री से अधिक किसी कोण पर पहुंचेगी, जैसे यहां पर पहुंच गई, ठीक है। जैसे मान लो वस्तु सर कहां पर पहुंच गई? वस्तु यहां पर पहुंच गई, ठीक है। लेकिन यहां पर जाते ही आपकी जो रस्सी है वो ढीली पड़ गई, रस्सी में जो तनाव बल है वो कितना हो गया? 0 हो गया। अब सर अगर रस्सी में तनाव बल 0 हो गया तो वही तो यहां पर अभिकेंद्रीय बल दे रहा था घूमने के लिए। भाई कोई पूछे कि वृत्ताकार पथ पर गति क्यों हो रही है, आप बोलोगे सर तनाव बल की वजह से हमें अभिकेंद्रीय बल मिल रहा है। अब वही अगर 0 हो गया मतलब वृत्ताकार पथ पर तो गति संभव नहीं है, तो अब आगे जो गति होगी वो वृत्ताकार पथ पर गति नहीं होगी, ठीक है। या फिर मैं इसको बताना चाहूं कि सर आगे जो गति होगी वो इस वृत्ताकार पथ पर ना होकर अब क्या होगा कि सर इसके पास में वेग तो अभी भी है ना, वेग तो अभी भी है इसके पास में, ये रहा वेग, ये तो अभी भी नॉन जीरो है। लेकिन सर वृत्ताकार पथ पर तो गति नहीं कर सकती, वृत्ताकार पथ की बजाय ये आपको एक कैसे पथ पर गति करते हुए नजर आएगी? परवलयाकार पथ के ऊपर गति करते हुए नजर आएगी। कैसे पथ पर गति करते हुए नजर आएगी?
परवलयाकार। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वृत्ताकार पथ। इसको छोड़कर ये कैसे पथ पर गति करेगी? परवलयाकार पथ पर गति करने लगेगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और सर ये आपने निकाला कैसे? आपको कैसे पता चला कि √2gl से ज्यादा? चलो √2gl से ज्यादा वाली बात तो हमें समझ में आ गई कि 90 से ऊपर चला जाएगा, ये √5gl का क्या लफड़ा है? तो इसके लिए चलना पड़ेगा आपको मेरे साथ में तीसरे केस पर। इसके लिए चलना पड़ेगा आपको मेरे साथ में तीसरे केस पर। ठीक है ना, तीसरा केस जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कि केस नंबर 3 वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कि यदि जो वेग है वो एग्जैक्टली √5gl के इक्वल हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए, अभी एग्जैक्टली √5gl की अपन बात करते हैं, तो क्या होगा? तो वस्तु, ठीक है, उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगी। ध्यान रखना, सबसे पहले क्या हो गई? उच्चतम बिंदु तक, मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तक पहुंचेगी। ठीक है सर, पहुंच गई। ठीक है, वहां पर जाकर इसका 180 डिग्री पर जो तनाव बल का मान है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब रस्सी ढीली पड़ गई। लेकिन आपको चिंता करने की बात है ही नहीं, वहां पर जो वेग होगा ना वो अभी भी कितना रहेगा? वो रहेगा √gl। मतलब हुआ ये, अगर आप इसको गौर से देखोगे कि सर क्या हो रहा है यहां पर, तो यहां पर सर ये हमारा वृत्ताकार पथ है जिस पर वस्तु गति करने वाली है। ठीक है, आपने बिल्कुल न्यूनतम बिंदु से इसको वेग दिया, तो यहां से सर आपने इसको वेग दिया। कितना वेग दिया सर आपने यहां से इसको? तो इसको सर हमने वेग दे दिया v0 बराबर √5 इंटू जी इंटू एल, इतना हमने इसको वेग दे दिया। ठीक, अब सर हमारी वस्तु रवाना होती है और सबसे पहले कहां पर पहुंच जाती है? वस्तु पहुंच जाती है अपने उच्चतम बिंदु पर। अच्छा, ये तो हम पता लगा लेंगे कि हाँ वाकई t 180 डिग्री जो होगा वो 0 होगा। कैसे? फॉर्मूला हमारे पास में है कि t 180 डिग्री का मान 0 करना है, और वैसे मान कितना होता है? mv0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l प्लस mg टाइम्स 3 cos 180 डिग्री माइनस का 2। इसको हमें हल करना है। सर cos 180 का मान कितना होता है? -1, तो ये हो जाएगा mv0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। cos 180 की जगह माइनस रखोगे तो माइनस का 5mg इज इक्वल टू 0। तो यहां से m से m कट गया, v0 की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आ गई? √5gl आ गई। तो सर बात तो बिल्कुल सही है यार, कि जब वेग √5gl होगा तब जाके 180 डिग्री पर जाकर तनाव बल 0 होगा। और सर जब v0 √5gl होगा तो v 180 डिग्री कितना हो जाएगा? ये भी निकाल लो, तो ये हो जाएगा सर v0 का स्क्वायर मतलब 5gl माइनस 2gl गुणा 1 माइनस cos 180। अब cos 180 का मतलब होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 4gl हो जाएगा। तो v 180 डिग्री जो है वो अभी भी बचा रहेगा, वो अभी भी कितना रहेगा? √gl। तो यही तो चाहिए था तुम्हें, कि सर वस्तु यहां तक पहुंची और यहां पर जैसे ही रस्सी ढीली पड़ी वस्तु नीचे गिरने की बजाय आगे बढ़ गई। आगे बढ़ गई, इसका वेग 180 डिग्री पर कितना हो गया? √g इंटू एल हो गया, और आगे बढ़ गई, इसका मतलब वस्तु वापस से अपने वृत्ताकार पथ पर अग्रसर हो गई, और वृत्ताकार पथ पर अग्रसर हो गई इसका मतलब वस्तु अपनी गति पूरी कर जाएगी। वस्तु अपनी गति पूरी कर जाएगी। तो ये होगी वस्तु की गति। इस प्रकार से आपको वस्तु जो है वो गति करते हुए नजर आएगी। इस तरीके से आपको वस्तु गति करते हुए नजर आएगी। तो ये होती है वृत्ताकार पथ को पूरा करने की शर्त। और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि आपका जो उच्चतम बिंदु होगा ना उस पर तनाव बल न्यूनतम होगा, 0। ठीक है, तो अगर सर आपसे कोई पूछे कि बताओ अधिकतम और न्यूनतम तनाव बल के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, तो इस अवस्था में
ये जो अवस्था है ना, इस अवस्था में अगर आपसे कोई पूछता कि बताओ अधिकतम तनाव बल कितना है, तो सर इतना तो आपने बताया ही था कि जो अधिकतम तनाव बल है वो सबसे न्यूनतम बिंदु पर होता है, उसका मान होता है एम वी नॉट का स्क्वायर। तो एम वी नॉट का स्क्वायर मतलब 5GL डिवाइडेड बाय एल प्लस एम जी। तो यहां पर एल से एल चला गया, बचेगा कितना 6mg। और सर यहां पर जो तनाव बल होगा वो न्यूनतम हो जाएगा, टी मिनिमम कितना हो गया, एग्जैक्टली 0 हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि जब भी कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में वृत्ताकार पथ पर गति करती है और मान लो अपना वृत्त पूरा कर रही है, तो अधिकतम और न्यूनतम तनाव बल जो रस्सी में उत्पन्न होते हैं उनका अंतर सदैव 6 टाइम्स mg के इक्वल होता है, मतलब भार के 6 गुना के बराबर होता है। ये भी एक हथियार आप ध्यान रख सकते हो, ये भी आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है। अच्छा सर, अभी तो पूरा का पूरा खेल रस्सी पर टिका हुआ है कि रस्सी एक जगह जाकर ढीली पड़ जाती है। अगर मान लो हम रस्सी ले ही ना, हम तो किसी रॉड को अगर अटैच करें हमारी बॉल से और उस रॉड को हम वृत्ताकार पथ में घुमाएं, जैसे पेन है मान लो, अब पेन से हम यहां पर बॉल को बांध के फिर इस पेन से हम वृत्ताकार पथ पर गति करवाएं, तो सर ये पेन तो कभी ढीला पड़ ही नहीं सकता। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, तो अगर मान लो यदि यदि रस्सी के ढीले पड़ने, या फिर ऐसा लिखो इसको कि यदि तनाव बल के जीरो होने की संभावना ही ना हो, आप ऐसी कंडीशन लगा दो कि अब तनाव बल 0 हो ही नहीं सकता, तो क्या करोगे, राइट। तो ऐसा केस होगा जैसे मान लो आपकी एक रॉड है और इस रॉड से आपने किसी पत्थर को क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है। तो ये सर L लेंथ की कोई रॉड है, ठीक है, और इस रॉड से आपने पत्थर को क्या कर रखा है, M मास के पत्थर को अटैच कर रखा है। और अब आप इसको V0 वेग दे रहे हो और ये अपने वृत्ताकार पथ पर गति प्रारंभ करता है। अगर ऐसा केस हो तो फिर ध्यान रखना आपकी परिस्थिति चेंज हो जाती है। तो केस नंबर 1 एज इट इज रहता है कि V0 का मान अगर कम होगा या बराबर होगा √2GL, तो थीटा लेस देन 90 डिग्री तक का दोलन आपको होते हुए नजर आएगा, ठीक है। और दूसरा केस जो है वो बदल जाता है, केस नंबर 2 कि V0 अगर बड़ा तो है, मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, हाँ सही है, कि सर V0 जो है वो बड़ा तो है √2GL के कंपैरिजन में, इससे तो बड़ा है, बट √4GL से कम है, ठीक है। तो फिर थीटा बड़ा हो जाएगा 90 डिग्री से, लेकिन अभी भी आपको दोलन ही होता हुआ नजर आएगा, अभी भी आपको दोलन ही होता हुआ नजर आएगा, ठीक है भाई। अब तो रॉड तो ढीली पड़ नहीं सकती, मतलब तनाव बल की तरह रॉड तो ढीली पड़ेगी नहीं, तो अब उस बिंदु तक जाएगी वस्तु जिस बिंदु पर वेग 0 हो जाए और वहां से वापस लौट आएगी, होगा दोलन है अभी भी, ठीक है ना। और इसमें केस नंबर 3 क्या होगा कि आपका V0 जो है वो एग्जैक्टली √4GL हो जाए, तो वस्तु अपनी वृत्ताकार पथ पूर्ण कर लेगी। तो जो कंडीशन पहले √5GL पे आ रही थी वो यहां पर √4GL पे आने लगी। सर कैसे निकाला होगा, तो आपको तो बस इतना देखना है कि न्यूनतम बिंदु पर वेग कितना हो ताकि उच्चतम बिंदु पर जाकर आपका वेग 0 हो जाए, मतलब V180 0 हो जाए, तो आप वो कंडीशन यूज करोगे तो V0 की वैल्यू √4GL आ जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों केसेस आपके बन जाएंगे अगर तनाव बल के 0 होने की संभावना ही ना हो, ठीक है।
अच्छा ध्यान रखना, अभी यहां पर जो काम हम तनाव बल से कर रहे हैं वो काम आप अगर जैसे मान लो कोई बॉल ले लेते हो, ठीक है, जैसे ये एक बॉल है और इसके अंदर कोई वस्तु लुढ़क रही है, ये वस्तु यहां पर लुढ़क रही है, ठीक है, ऐसे, तो यहां पर जो रस्सी तनाव बल के द्वारा कार्य करती है वो कार्य यहां पर किसके द्वारा हो रहा है, अभिलंब बल के द्वारा हो रहा है। एन नॉट जब वस्तु यहां कहीं पर आएगी थीटा कोण पर, तो यहां पर जो अभिलंब बल होगा वो कितना हो जाएगा, एन थीटा हो जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आपका यूज होगा कि सर यहां पर v थीटा जो होगा वो तो एग्जैक्टली सेम हो गया, रूट वी नॉट का स्क्वायर, रूट वी नॉट का स्क्वायर माइनस 2gl टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां पर टेंशन की जगह एन थीटा आ गया जो कि किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल प्लस एम जी गुणा 3 कॉस थीटा माइनस 2 के बराबर। सेम चीज भाई, जो कार्य वहां पर तनाव बल कर रहा था वो काम यहां पर आपका अभिलंब बल करने लगे। अच्छा सर इसमें तो कभी ऐसी सिचुएशन बनेगी नहीं कि आपका अभिलंब बल जीरो ना हो पाए, बिल्कुल बन सकती है। आप ऐसे दो वो ले लो, ठीक है, बॉल बियरिंग वाला एग्जांपल मैं जैसे यहां पर लेना चाहूंगा, तो आपने दो वृत्त ले लिए ऐसे, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, अब इसके बीच में आपने किसी बॉल को फंसा दिया, यहां पर आपने किसी बॉल को फंसा दिया, ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर अभिलंब बल के जीरो होने की संभावना खत्म हो गई, जीरो होने की संभावना जो है वो खत्म। इसका मतलब यहां पर तो जो वेग रिक्वायर्ड होगा वो कितना होना चाहिए, रूट 5gl होना चाहिए ताकि वृत्ताकार पथ पर गति पूरी हो जाए, लेकिन यहां पर जो वेग होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रूट 4gl के बराबर हो जाएगा ताकि वृत्ताकार पथ पर गति पूरी हो जाए। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और करवाता हूं, फिर मैं आपको बिल्कुल फ्री कर दूंगा क्योंकि इतना कुछ आप पढ़ चुके हो कि कुछ बचेगा ही नहीं फिर। ठीक है, कई बार क्या होता है आपको ऐसे उल्टा कटोरा दे दिया जाता है एक, ठीक है, तो एक अपन उल्टा कटोरा ले लेते हैं ऐसे, तो ये इसका हो गया केंद्र, ठीक है, बाकी का पोर्शन अपन यहां पर हटा देते हैं। ठीक है, ये आपको एक उल्टा कटोरा एक बार के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। मान लो उच्चतम बिंदु जो है वहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, मान लो उच्चतम बिंदु पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो अभी ये किस अवस्था के अंदर है, इक्विलिब्रियम, संतुलन की अवस्था में। आप इसको यहां से एक हल्का सा वेग देते हो, कितना वेग दिया मान लो, तो आपकी बार इसको अपनों मान लिया वी नॉट, आपकी बार कौन अपन ऊपर से, तो होगा क्या, ये कुछ दूरी तक तो फिसलेगी, कुछ दूरी तक तो आपको फिसलते हुए नजर आएगी, है ना, मतलब संपर्क रहेगी, और एक कोण ऐसा होगा जहां पर आकर इसका संपर्क टूट जाएगा, थीटा कोण, तो यहां पर आकर इसका संपर्क जो है वो क्या हो चुका होगा, टूट जाएगा। तो आपको यही बताना है कि बताओ किस कोण पर आकर संपर्क टूट जाएगा, और फिर एक बार संपर्क टूटा तो फिर ये आपको परवलयाकार पथ पर जाते हुए नजर आएगी और ऐसे जाके जमीन से टकराएगी। तो सर किस बिंदु पर संपर्क टूटेगा ये हम कैसे निकालेंगे, तो सर वही वाला तरीका कि सबसे पहले अपन यहां पर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाने के लिए तैयारी करते हैं। तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो ये है r, ये है r cos थीटा, तो जो बच गई वो हो जाएगी r माइनस r cos थीटा। तो सर वही वाली चीज कि यहां पर गतिज ऊर्जा कितनी थी हमारी, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर थी, और स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, तो सर ये थी
एम इंटू जी इंटू आर टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। कहां से? जो हमने तल बनाया वहां से अपन नाप रहे हैं। मतलब सर यहां पर आपकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी सर? हाफ इंटू एम इंटू वी थीटा का स्क्वायर, और यहां पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि हमने इसी को अपना संदर्भ तल माना है। तो अगर आप ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाओगे तो ऊर्जा संरक्षण से आपको क्या आता हुआ नजर आएगा कि हाफ एम वी थीटा का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस एम इंटू जी इंटू आर टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है सर। तो सर एम से एम कट गया, तो वी थीटा का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है, वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू आर टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। तो लगभग वैसा का वैसा हथियार हमारा यहां पर भी बन गया, जैसा हथियार हमारा पिछले केस के अंदर बना था। ठीक है सर। तो कभी भी अगर वेग वगैरह निकालना हो तो हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ठीक है सर। हमें तो ये निकालना था कि कितने कोण पर जाकर आपका वेग जो है संपर्क बल टूट जाता है। तो सर यहां पर अपन बल को देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर अपन बलों का संतुलन देखें तो जो एन थीटा होगा, जिसको हमें अंत में क्या रखना है? 0 रखना है, ठीक है। वो किस किस से संतुलित हो रहा होगा? तो यहां पर सर ये आपका एन थीटा है जिसको आपको 0 रखना है। संपर्क टूट गया, इसका मतलब एन जो है वो 0 हो गया। और बल कौन कौन से लग रहे हैं सर? एक बल लग रहा है यहां पर mg नीचे की ओर, और क्योंकि ये घूम रहा है तो घूमने के केस में एक और बल लगेगा यहां पर, दैट इज एम वी थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब केंद्रीय बल, केंद्र से दूर की दिशा में। तो आप देखोगे कि सर mg का एक घटक जो है दैट इज एम जी कॉस थीटा, वो यहां पर बैलेंस हो जाएगा किससे? एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन एम वी थीटा स्क्वायर अपॉन आर से। ठीक है, एक सेकेंड रुको। ठीक है भाई, अब देखो एन थीटा को हमें 0 रखना है। कौन कौन से बल लगेंगे यहां पर? तो सर यहां पर एक तो बल लगेगा बाहर, एक बाहर की दिशा में नॉर्मल अभिलंब बल लगेगा, बट वो तो 0 हो गया। एक बल लगेगा आपका अपकेंद्रीय बल, शूडो फोर्स, क्योंकि वृत्ताकार पथ पर गति हो रही है। अब ये जो एम वी थीटा स्क्वायर आर है, ये किससे बैलेंस हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा से। तो आप लिख सकते हो कि एन थीटा तो 0 हो गया, इसका मतलब एम वी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये अकेला किसको बैलेंस कर रहा है? एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहे हैं। और सर वी थीटा का जो स्क्वायर है वो कितना है? तो ये हो जाएगा एम से एम कट गया, तो वी थीटा का स्क्वायर हो गया वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू आर गुणा 1 माइनस कॉस थीटा। ये किसके बराबर आ गया? आर इंटू जी इंटू कॉस थीटा के बराबर आ गया। वी थीटा के स्क्वायर की जगह आपने रख दिया। तो सर यहां से अगर हम देखेंगे तो एक 2gr cos थीटा नेगेटिव हमें यहां पर मिलेगा, उस तरफ भेजेंगे तो जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ बचेगा कि वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2gr जो होगा वो 3gr गुणा cos थीटा के बराबर हो जाएगा।
इसका मतलब सर पक्का कॉस थीटा कितना होना चाहिए, वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2GR डिवाइडेड बाय 3GR के बराबर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा काम आने वाला है कि सर जिस कोण पर कॉस थीटा इतना होगा ना, उस कोण पर हमारा संपर्क टूट जाएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम बात करना चाहें कि सर मान लो ये आपका कोई उल्टा कटोरा टाइप का शेप है, ठीक है, और ऊपर से हम एक वस्तु को जस्ट फिसलाना चालू करते हैं। यहां से हमने एक वस्तु को, ठीक है ना, जस्ट स्लिप करवाना स्टार्ट किया, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ रहेगा, जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग। इसका मतलब V नॉट जो है वो भी ऑलमोस्ट आपको कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये वस्तु किस कोण पर जाकर संपर्क तोड़ देगी, बताओ किस कोण पर जाकर आपका संपर्क जो है वो टूट जाएगा, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो सर अब तो आपके पास डायरेक्ट हथियार है, थीटा आपको निकालना है। आपको पता है कॉस थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होता है, वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 इंटू जी इंटू आर। वी नॉट की जगह भी 0 रख दें तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 इंटू जी इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 इंटू जी इंटू आर। ये कैंसिल, तो थीटा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। सर इतने कोण पर जाकर आपकी वस्तु जो है वो संपर्क तोड़ देगी। अब फिर और भी आगे सवाल पूछे जा सकते हैं कि बताओ इसकी ऊंचाई कितनी होगी, मतलब ये जो ऊंचाई है h, ये कितनी होगी, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो सर आपको पता ही है ये r है, तो ऊंचाई h जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, r cos थीटा के बराबर हो जाएगी, और cos थीटा 2/3 है, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 2r डिवाइडेड बाय 3। ये भी निकाल सकते हो। कोई पूछेगा बताओ यहां से कितनी दूरी पर जाकर संपर्क टूटेगा, तो सर ये दूरी हो जाएगी कितनी, r माइनस आर कॉस थीटा, और r cos थीटा का मतलब है 2r/3, तो r माइनस 2r/3 करेंगे तो ये हो जाएगी r डिवाइडेड बाय 3। तो ऐसे तमाम क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब तो खैर ये स्पेशल केस भी बन गया, आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, ठीक है। तो भाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपने जो जो चीजें पढ़ ली ना वो सब सवाल है भाई, सारे के सारे सवाल हैं। तो इन केस यू आर वॉचिंग इट ऑन यूट्यूब, लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ आपको खुशी तो बहुत हुई होगी कि यार फाइनली हमें ऐसे टीचर मिल गए, मजा आ रहा है पढ़ने के अंदर, हिंदी माध्यम में कोई ऐसे पढ़ा रहे हो सब कुछ। लेकिन बेटा काम की बात मैं बता रहा हूँ, मेरे भी और आपके भी, ठीक है। मेरे इसलिए कि मुझे इस यात्रा को कंटिन्यू रखना है, तो मुझे उसके लिए आर्थिक सहायता चाहिए होगी आप लोगों से, और आपके इसलिए कि रैंडमली इधर उधर लेक्चर देखोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कितने भी अच्छे लेक्चर्स हो, कितना भी अच्छा टीचर हो, नीट और जेई के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आपको नीट और जेई के अंदर सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन की गारंटी चाहिए, तो फिर वेबसाइट पर जाओ, मिरेकल सीरीज कोर्स को ज्वाइन करो। अभी भी बहुत सारा समय बचा हुआ है, नीट के लिए तो, जेई के लिए तो चलो मान लिया कम है, अभी भी आप 0 से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। लेवल क्या रहने वाला है, तरीका क्या रहने वाला है, वो तो आपने देख ही लिया। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। खैर अभी तो चाहूंगा मैं अलविदा, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट क्लास, जय हिंद।